चैप्टर्स है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वन लाइन डेफिनेशंस हैं जो याद रखनी है। ठीक है, बाकी एज सच मेजर जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रीडिंग, दैट वी हैव टू जिसके बारे में, जिसके टाइप्स के बारे में हम लोग को डिटेल में थोड़ा सा देखना है। रेस्ट ऑल आर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये 3-4 डेफिनेशंस हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। सिंपली क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या करेगा, डेफिनेशन दे देगा और ये पूछ लेगा कि किसको रेफर कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री को रेफर कर रहा है, पिस्सीकल्चर को रेफर कर रहा है, लाइफ स्टॉक को रेफर कर रहा है। तो इनके वन लाइनर डेफिनेशन है, एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। आज करेंगे, एक बार रिवाइज करोगे, डन है ये चैप्टर। ठीक है, इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, देखो सबसे पहले व्हाट इट सेज, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, थोड़ा सा ये टर्म्स जो हैं दे आर कुछ टर्म्स जो हैं वो फेमिलियर हैं, पहले भी साइंस में पढ़ा है, इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी ये चीज़ें कवर हुई हुई हैं। ठीक है, चलो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, देखो व्हाट इट इज़। जब हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, यानी मेरे एग्रीकल्चर की साथ जुड़ी हुई एक ब्रांच है। किसके साथ डील करती है, इट इज़ कंसर्न्ड विद एनिमल्स, ओके, जिनको की रेज किया जाता है। क्या किया जाता है, रेज किया जाता है, किस पर्पस के लिए, ठीक है, डिराइविंग द डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी एनिमल्स को रेज करना फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर देम। कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, फाइबर है, मिल्क है, और बहुत सारे मिल्क एंड द अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर देयर। ठीक है, सो एनिमल्स को अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर, okay, as a branch of agriculture, the animals, they are raised for obtaining different kind of animal products like meat, fiber, dairy, etc. So that whole process of raising the animals along with the agriculture, we say the person is carrying out the process or the methodology which we say is entirely, उसको हम कहते हैं animal husbandry। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेशन पे लाइफ स्टॉक की। देखो लाइफ स्टॉक का क्या मतलब होता है, बेसिकली जब मैं कहती हूँ कि लाइफ स्टॉक मीन्स वो एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं, एक एग्रीकल्चरल सेटिंग के अंदर, यानी ऑन वन हैंड भले ही फार्मर्स हैं या एक्सक्लूसिवली एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर साइडवेज दे आर रेजिंग एनिमल्स ऑल्सो, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, फॉर लेबर, ओके, ठीक है, अपने उनको एज एन एनिमल टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम देम, एंड एट द सेम टाइम कमोडिटीज़ की फॉर्म में, जहाँ मीट, एग्स, मिल्क, फर, लेदर, वूल, इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, कमोडिटीज़ का, मीट, एग्स, मिल्क, लेदर, वूल, डिपेंडिंग, यार शीप है तो वूल है। ठीक है, अगर आपका गोट है तो मीट की फॉर्म में गोट का मिल्क है। ठीक है, सो दिस इज हाउ तो एंटायरली ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, इनको हम लोग लाइफ स्टॉक के अंदर इनके बारे में जानते हैं। वी एंटायरली रेफर देम एज लाइफ स्टॉक। ठीक है, अब तीसरा डेफिनेशन है फिशरीज। देखो नाम से पता चल रहा है समथिंग हैज़ टू डू विद द रेयरिंग ऑफ द फिशेस, मछली पालन। ठीक है, इट इज़ रेयरिंग यानी पालना, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिशेस। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ जो मछली है इसको खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मोलस्क हमने पढ़ा, फाइलम मोलस्का के अंदर हमने देखा, स्पेशली जो आपके स्नेल्स होते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे मोलस्क होते हैं, ठीक है, जिन्हें खाया जाता है। क्रस्टेशियंस हैं, अगेन आर्थ्रोपोड आ गए, प्रॉन्स आ गए, क्रैब्स आ गए, एंड सो ऑन, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो फिशेस हो गई, मोलस्कास हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, क्रस्टेशियन के अंदर आपका प्रॉन आ गया। ठीक है, क्रैब्स आ गए। सो दे ऑल आर इनकी रेयरिंग, इनकी कैचिंग एंड टू कंज्यूम देम, ऑल दीज थ्री थिंग्स कम अंडर योर फिशरीज। ठीक है, आई मीन इनका जो कंजम्पशन है फॉर सेलिंग, ओके, खाने का तो इट कम्स एट अ कंज्यूमर एंड। ठीक है, तो इनकी रेयरिंग यानी इनको पालना, इन्हें कैच करना, एंड टू सेल देम इन दी डिफरेंट फिश मार्केट्स या जो सी फूड मार्केट्स होती हैं, इनको वहाँ पे सेल किया जाता है क्योंकि खाने के तौर पे इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब पिस्सीकल्चर।
देखो, पिसिकल्चर का मतलब होता है ब्रीडिंग, यानी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, रेयरिंग उनको पालना, एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिशेस बाय आर्टिफिशियल मीन्स। तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसप्लांटेशन, रेयरिंग और उनका जो ब्रीडिंग है, ठीक है, जब ये सारे प्रोसेस इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पिसिकल्चर, ठीक है। सो जो पिसिकल्चर होता है बेसिकली वहां पर ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड एट द सेम टाइम जो ट्रांसप्लांटेशन है, ओके, फिशेस को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग ऑफ दोज फिशेस एंड व्हेन द रेयरिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर पिसिकल्चर। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारे फूड प्रोडक्शन के पीछे, ठीक है, जो भी ये ब्रीड्स को पाला जा रहा है, ठीक है, देखो, द रीजन इज व्हाट डू वी रिक्वायर, व्हाई डू वी हैव, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी हाई यील्ड पोटेंशियल ब्रीड्स, ठीक है, क्या क्या जरूरी है हाई पोटेंशियल ब्रीड्स के लिए, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर ब्रीड्स की बात करती हूँ, ओवर हियर आई एम रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक, देखो ब्रीड का मतलब होता है, ठीक है, जनरल टर्म है, इट इज रेफरिंग टू सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स which are behavior wise, morphology wise, habit wise, सिमिलियर, ठीक है। तो ब्रीड का मतलब है, मैं रेफर कर रही हूँ कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, ओके, इनके बीच में फर्दर आगे मीटिंग देखेंगे, ठीक है, व्हाई मीटिंग हैपेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर हम एक जनरल शब्द अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं कि ब्रीड है, ठीक है, सिमिलर लुकिंग है, डिफरेंट ब्रीड ऑफ काउज वी से, डिफरेंट ब्रीड ऑफ बफेलोज वी से, ठीक है, सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, हैबिटेट वाइज, हैबिट वाइज, बिहेवियर वाइज, वी सी ऑल द सिमिलैरिटीज इन देम, ठीक है। तो वी से वी आर रेफर टू जेनेटिक सिमिलैरिटीज भी हैं, सो वी रेफर टू देम, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम ब्रीड रेफर कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक अंग्रेजी डेफिनेशन बताया है, ठीक है। दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ ब्रीड, ठीक है। और ब्रीडिंग शब्द जब मैं प्रयोग करती हूं तो इन्हीं ब्रीड्स के बीच में, व्हेन आई यूज द वर्ड ब्रीडिंग, क्योंकि बहुत बार ब्रीड और ब्रीडिंग एंड हाइब्रिड्स ये टर्म्स बार बार यूज होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ब्रीडिंग का मतलब है व्हेन मेटिंग, ठीक है, यहां पर मेटिंग रेफर करेगा तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, जब मेटिंग होती है बिटवीन दी ब्रीड्स, ठीक है, ठीक है। तो ब्रीडिंग प्रोसेस जो है यहां पर ब्रीड्स के बीच में मेटिंग है। अब ब्रीड्स के बीच में भी आगे बहुत सारा डिफरेंस आने वाला है, हम इन क्रॉस, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग्स वी गोइंग टू लुक एट, ठीक है। चलो अभी फिलहाल इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर पोटेंशियली हाई यील्ड वाले ब्रीड्स जो हैं, ओके, उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट दैट इज अ सिंगल थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्ट्स हैव टू बी मेड, ठीक है। क्या करना जरूरी है, कैटल्स जो हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखना है, उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। सो दे शुड बी हाउस्ड वेल, यानी जहाँ पे भी उन्हें रखा जा रहा है प्रॉपरली दे शुड बी गिवन अ प्रॉपर स्पेस, उन्हें अच्छे से हाउस करके एक जगह पर रहने का पूरा प्रबंध किया जाए। सेकेंडली दे शुड हैव एडिक्वेट वाटर, यार पानी जो है भले ही मेरी लाइफ लाइन हो या एनिमल की लाइफ लाइन हो, यार सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर खाना होना, प्रॉपर पानी होना, प्रॉपर शेल्टर होना, दैट इज समहाउ फंडामेंटल राइट इवन फॉर अ एनिमल ऑल्सो, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली बीमारी जो होती है तुम्हारी, ठीक है, वो एनिमल की लाइफ कम कर देगी या लाइफ का क्वालिटी कम कर देगी, या इट मे इवन लीड टू डेथ ऑफ द एनिमल। तो देखो वो तो लॉस है इन फॉर्म ऑफ द लॉस ऑफ द लाइफ ऑफ एन एनिमल, ठीक है। सो दैट इज समथिंग रॉन्ग। तो ज़रूरी है मेरा जो एनिमल है वो डिजीज़ फ्री रहे, उसका हेल्थ जो है वो अच्छा रहे। सेकेंडली अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में, क्या, अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का
फॉडर, फॉडर का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोले तो चारा, ठीक है। फॉडर वो होता है, इट इज़ बेसिकली जैसे स्ट्रॉज है या एग्रीकल्चर से बचा हुआ कुछ प्लांट वो है, स्टेम्स हैं या लीव्स हैं, ठीक है। इनको फॉडर की तौर पर यूज़ किया जा सकता है कैटल्स के लिए, खाने की फॉर्म में एज फॉडर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का खाना, अच्छी क्वालिटी का फॉडर और अच्छी क्वांटिटी में फॉडर, ठीक है, दोनों ही हाई यील्डिंग जो भी ब्रीड है हमारी, जिसे हम पाल के रेयर करना चाहते हैं, उसको प्रोवाइड कराया जाए। अगला, स्ट्रिंजेंट क्लेanलीनेस। देखो प्लांट्स जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर क्लेanलीनेस का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं या आपकी फंगल डिजीज़ेस हैं, देखो इस तरह की जो भी माइक्रोब रिलेटेड डिजीज़ हैं, सफाई अगर रहेगी तो ऐसी बीमारियों का फैलाव होना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर साफ सफाई रखेंगे, अच्छा हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो हमारे पशु जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। ओके, एनिमल्स विल बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज़। उसके बाद डॉक्टरी परामर्श जो है, वेटरनरी डॉक्टर से मिलना, टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप्स एनिमल के, ठीक है। तो अगर हमें अच्छा यील्ड चाहिए, ठीक है, तो इनिशियली जो हमारे इनपुट्स एनिमल की तरफ है, दे शुड बी वेरी गुड, ठीक है। वो भले ही उसकी डाइट या फॉडर संबंधित है, वो भले ही सफाई या रख रखाव जो भी है उसके संबंधित है, ठीक है। तो उन सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आ जाओ पोल्ट्री पे। यार पोल्ट्री इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, वी ऑल नो, ठीक है। पोल्ट्री का मतलब होता है, पोल्ट्री इज़ अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, ठीक है। फाउल क्या है? फाउल आपका एक तरह का बर्ड है, ठीक है। आप डोमेस्टिकेट करते हो, उसका पालन पोषण कर रहे हो, ठीक है, बड़े लार्ज स्केल पर उसे पाल रहे हो, डोमेस्टिकेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन है, डक्स हैं, टर्की है, टर्की इज ऑल्सो बर्ड ओनली, गीज है, ठीक है। गीज हो गया, चिकन हो गए, डक्स हो गया, इन्हें कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो इन बर्ड्स को, इन फाउल्स को जब आप डोमेस्टिकेट करते हो, उस पूरे प्रोसेस को हम पोल्ट्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। और किस लिए करते हैं भाई? खाने के तौर पर, और इनके जो एग्स होते हैं, अगेन एग्स के कंजम्पशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब अगर किसी को पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म्स बनाए जाते हैं। देखो एग्रीकल्चर के साथ क्या होता है, क्यों हमने ये फूड प्रोडक्शन के अंदर हम ये स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं। एक तो है कि वी आर अ लैंड, इंडिया एज ए लैंड, जहाँ एग्रीकल्चर जो है वो एक डोमिनेंट जो है वो प्रोफेशन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, भले ही वो एनिमल हस्बेंड्री हो, भले ही वो पोल्ट्री हो, दे आर इनको एज ए अनदर प्रोफेशन अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर दे आर टेकन, ठीक है। तो कई जगह पर गाँव में, इवन इन सिटीज़ के अंदर, ठीक है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस पोल्ट्री की फॉर्म में या एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की फॉर्म में, जो हम एनिमल हस्बेंड्री में देखते हैं, इट इज़ टेकन एज अ वेरी गुड प्रोफेशन, जहाँ पे उनका रेयरिंग, उनका पालन पोषण करा जाता है। बेसिकली द आइडिया इज टू ऑब्टेन सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज एनिमल्स फॉर द कंजम्पशन, ठीक है। पोल्ट्री जो होती है पोल्ट्री फार्म में होती है, एंड द वे पोल्ट्री इज मैनेज्ड इनसाइड, ठीक है, उसका रख रखाव, बीमारी से बचाव, ठीक है। तो जो भी हम मैनेज अंदर करते हैं पोल्ट्री फार्म में, उसको हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का नाम दे देते हैं। द वे वी टेक केयर ऑफ देम, वी सारा क्लेंडलीनेस, उनका खाना पीना, फॉडर में कितना पैसा जा रहा है, पर मंथ एवरेज बना के अकॉर्डिंगली बजटिंग, उनके लिए चीज़ें लेके आना, प्रोक्योर करना, हेल्थ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें दे कम अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म में होने के लिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला मैं देखती हूँ, सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड्स, ठीक है। पोल्ट्री सेटअप करनी है, सबसे पहले क्या ज़रूरी है? डिजीज़ फ्री मेरे ब्रीड्स होने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई कुछ हैं जो प्रभावित है किसी तरह की बीमारी से, ठीक है, कोई भी पोल्ट्री के मेंबर्स हैं, मे बी सब चिकन्स हैं, ठीक है, सो देर इज चांसेस दे मे स्प्रेड इट इन अदर चिकन्स ऑल्सो। तो डिजीज़ फ्री होना उनकी लंबी अच्छी लाइफ के लिए और आगे जो भी यील्ड उनसे आ रहा है, दोनों के लिए ही ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा,
जो भी मेरे ब्रीड्स हैं दे आर द सूटेबल ब्रीड्स, यानी जिनके बीच में फर्दर फ्यूचर में मीटिंग हो सके एंड ऑफस्प्रिंग्स कैन बी they can easily offsprings are coming from their mating in future. ठीक है। दूसरा मैं कहती हूँ, देखो सेफ्टी सबकी ज़रूरी है, तो सेफ कंडीशन, क्लीन कंडीशंस, प्रॉपर टेम्परेचर, शेल्टर, एवरीथिंग, ऑल दो सेफ कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तीसरा आ जाओ प्रॉपर खाना। देखो खाना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन सबको चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन पोर्शन प्रॉपर रहेगा, अच्छी ग्रोथ होगी मेरे एनिमल की, ठीक है। फिर चौथा जो और ज़रूरी पॉइंट है वो है मेरा हाइजीन और हेल्थ केयर। डिजीज़ फ्री रहना है, टाइम टू टाइम चेकअप्स हैं, ठीक है, प्रॉपर क्लिनलीनेस है। तो हेल्थ और हाइजीन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पोल्ट्री, जो भी हमारे पोल्ट्री में यूज़ होने वाले या जिनका डोमेस्टिकेशन हो रहा है सारे फाउल्स का, ठीक है ना। बहुत सारे ब्रीड्स हैं चिकन के, आई नो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है कुछ ब्रीड्स के नाम याद रखने की। इतने मुश्किल नहीं है यार, आसान है, ठीक है। 2-3 बार रिविजन है बस, और क्या टेंशन है, ठीक है। देखो कुछ ब्रीड्स हैं चिकन की विच आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला देखो 4 तरह से हम इन्हें देखेंगे। पहला है जब हम बात करेंगे देसी ब्रीड्स की, ओके, देसी एकदम अपने इंडिजीनस, ओके, अपने ब्रीड्स। सेकंड हम कहते हैं ये भी हमारे हैं बट अमेरिकन ओरिजिन के हैं, तो अमेरिकन ब्रीड्स हम इन्हें बोल देते हैं। फिर तीसरे हैं जो हमारे इंग्लिश ब्रीड्स हैं, ओके, और चौथे जो हैं वो हमारे मेडिटेरेनियन ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो ये 4 ब्रीड्स के ब्रीफली इनके नामों के बारे में हमें देखना है। देखो सबसे पहले आ जाओ जो अपने देसी ब्रीड्स हैं, ठीक है। असील हो गया, मलय हो गया, करकनाथ हो गया और बुसरा हो गया, ओके। तो ये 4 आ गए तुम्हारे देसी या इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ चिकन के अंदर, ठीक है। आ जाओ जी अमेरिकन ब्रीड्स पे, कौन कौन से हैं इस पे? प्लाईमाउथ रॉक है, वेडॉट है, रोड आइलैंड रेड है और न्यू हैम्पशायर है, ठीक है। कुछ तो आपके शहरों के नाम पे है, जैसे रोड आइलैंड जो है या हैम्पशायर है, ठीक है, प्लेसेस के नाम पर है, ठीक है। तो अमेरिकन ब्रीड्स हैं। तीसरे आ जाओ जी इंग्लिश ब्रीड्स पे, ऑस्ट्रालॉर्प, कॉर्निश, डॉर्किंग और रेड कैप, ठीक है। ब्रीड्स के नाम है, हमारे नामों से हटकर हैं थोड़े से टिपिकल हैं, रहेंगे याद, क्यों नहीं रहेंगे, करोगे तो याद रहेंगे, ठीक है। मेडिटेरेनियन ब्रीड्स हैं। ये चौथा टाइप है ब्रीड्स का जो हम देख रहे हैं। पहला है लेगहॉर्न, दूसरा है मिनोरका, तीसरा है अनकोना और चौथा है एंडलूसियन, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारे 4 डिफरेंट तरह के चिकन के ब्रीड्स हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में। फॉर एग्जांपल अमेरिका में ये 4 जो तुम्हारे ब्रीड्स हैं दे आर वेरी पॉपुलर सो फार एज योर पोल्ट्री फार्मिंग इज कंसर्न, ठीक है। बाकी अपने 4 तो देसी हैं ही, हमारे जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। अब कुछ डिजीजेस हैं, देखो जहाँ डिजीज़ है कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, भले ही वो हम एनिमल की बात करें या इन अदर लेक्चर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, याद करना है, ठीक है। वन और द अदर वे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है यार, 2 वर्ड्स का आंसर है, नॉट समथिंग बिग। अपन कर लेंगे एमसीक्यू, ठीक है। तो ये तो अपन को करना ही करना है। डिजीजेस में 3 तरह से देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल डिजीज़ की, यानी किससे होने वाली डिजीज़ है, मेरी वायरस से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। पहली डिजीज़ बोले तो रानीखेत डिजीज़, ठीक है। रानीखेत डिजीज़ का एक और नाम है, इसे हम न्यू कासल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। 2007 में क्वेश्चन आया है, क्या पता फिर आ जाए, और ये नहीं आए तो और भी इतनी सारी डिजीज़ेज हैं, अच्छा क्वेश्चन पुल आउट हो सकता है, ठीक है। देखो पैरामिक्सोवायरसेस है जो तुम्हारी ये रानीखेत डिजीज़ या न्यू कासल डिजीज़ जो है उसको कॉज करते हैं। तो कुछ नहीं करना, डिजीज़ का नाम लिखना है, वायरल कौन सा वायरस है, मेरा पैरामिक्सो वायरस है, ठीक है। दूसरा आ जाओ जी फाउल पॉक्स, नाम से पता चल रहा है पॉक्स आ गया मतलब वायरल, ठीक है, ठीक है। फाउल मतलब किस में कर रहा है, मेरे पोल्ट्री में कर रहा है, मुझे पता है पोल्ट्री में मैंने सारे अपने डोमेस्टिकेटेड फाउल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल गया है कि आ कहाँ से रहा है। अब फाउल पॉक्स है, डिजीज कौन करेगा, पॉक्स नाम का वायरस करेगा। फाउल पॉक्स कौन करेगा,
पॉक्स नाम का वायरस करेगा, तो पॉक्स वायरस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तीसरा बर्ड फ्लू, यार ये तो अपने न्यूज़पेपर का निकला हुआ बड़ा कॉमन टर्म है, ठीक है, मतलब फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, एवियन फ्लू हो गया, दे आर द वन और द सेम थिंग, ठीक है। तो बर्ड फ्लू बोले या एवियन फ्लू बोले, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। अब एवियन फ्लू जो है कौन कॉज करता है? H5N1, ठीक है। ये एक तरह का तुम्हारा बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। उसका एक नाम है H5N1, ठीक है, नेम ऑफ द वायरस, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी 3 वायरल डिजीज़। आ जाओ जी बैक्टीरिया, ये क्यों पीछे रहे? ये भी डिजीज़ कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरियम करता है? साल्मोनेला पुलोरम। साल्मोनेला पुलोरम क्या करता है? साल्मोनेला पुलोरम स्पीशीज़ के नाम से डिजीज़ का नाम है पुलोरम डिजीज़, ठीक है। पुलोरम डिजीज़ जो होती है बैसिलरी, बैसिलरी क्यों कहा? क्योंकि जो मेरा बैक्टीरिया है बैसिलरी आ गया, ठीक है। वाइट डायरिया दैट इज एसोसिएटेड, दैट हैज़ टू डू विद द फीचर विच वी सी व्हेन द बैक्टीरियल डिजीज हैपन्स, ठीक है। तो बैसिलरी वाइट डायरिया, ठीक है, ये क्या किस कंडीशन के अंदर मिलता है? मेरी पुलोरम डिजीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। कौन ऑर्गेनिज्म करता है? साल्मोनेला पुलोरम करता है, ठीक है। आ जाओ जी फंगल डिजीज पे आ जाओ। फंगस भी डैमेज करेगी। कौन सी फंगस डैमेज करेगी? एस्परजिलोसिस। देखो एस्परजिलस एक ऐसा क्या कहते हैं फंगस है विच इज़ वेरी वाइड स्प्रेड। फंगस के एस्परजिलस के जो स्पोर्स हैं दे कैन स्टे इन एयर फॉर सम टाइम, ठीक है। तो एस्परजिलोसिस जो तुम्हारा ब्रूडर निमोनिया के नाम से यहाँ कंडीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अपन को सिर्फ नाम रखना है, अपन को डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो एस्परजिलोसिस क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये जो है ये जेनस है, हमें पता है, और ये जो है ये मेरा स्पीशीज है, ठीक है। तो एस्परजिलोसिस इज द कंडीशन बिकॉज ऑफ एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। इस कंडीशन को हम एस्परजिलोसिस को ब्रूडर निमोनिया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कॉमन नेम फॉर द डिजीज, ठीक है। तो हमने देखी 3 वायरल डिजीज, एक बैक्टीरियल पुलोरम और एक हमने देखी फंगल यानी एस्परजिलोसिस जिसे करता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। देखो कुछ कैटल ब्रीड्स हैं यार, आसान है एक्चुअली, पता क्या है, थोड़ा सा मगअप करने का है। देखो कई ऐसे स्टेट्स हैं जो पर्टिकुलर ब्रीड के लिए कॉमन है, ठीक है। एक बार टेबल पढ़ने के बाद अपनी नोटबुक में यू कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन कि ये स्टेट्स जो हैं ये इनमें कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन वालों को एक साथ रट लो, उसके बाद जो थोड़े से अनकॉमन है यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपन उन्हें भी याद रख सकते हैं यार, रख सकते हो भाई तुम लोग। तो मतलब तैयारी चल रही है सॉलिड, आने वाला है रैंक, पेपर सॉलिड होने वाला है, ठीक है। चलो ब्रीड्स के नाम देख लेते हैं यार। देखो सबसे पहला ब्रीड है गिर। गिर नाम से पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? गुजरात, ठीक है। तो बेसिकली कैटल ब्रीड है, कैटल ब्रीड का नाम है गिर। गिर कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये जो ब्रीड है गिर नाम से कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान ऑफ कोर्स दोनों की जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी काफ़ी पास हैं, तो गुजरात में और राजस्थान दोनों में ये मिलती है ब्रीड। दूसरी है सहीवाल, ठीक है। पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, सहीवाल, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी रेड सिंधी पे। रेड सिंधी है, साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कैटल ब्रीड। मालवी की अगर हम बात करें, ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है और मेरे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऐसे ही अमृत महल ब्रीड है, कहाँ है? मेरा कर्नाटका में है। ये जो मेरा ब्रीड है ये कर्नाटका का स्पेसिफिक है, ठीक है। निमारी जो है ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ोगे आ जाएगा यार पढ़ते पढ़ते। ये तो रहे इंडियन ब्रीड्स। कुछ एग्जॉटिक कर लेते हैं। एग्जॉटिक का मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट ब्रीड्स जो हैं, ठीक है। कुछ जो हैं बड़े पॉपुलर हैं, जैसे तुम जर्सी,
शायद तुमने सुना भी हो, जर्सी जो है ये एक एग्जॉटिक कैटल ब्रीड है। एग्जॉटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज यूनिक, समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर वन पर्टिकुलर प्लेस, उसे उस जगह के लिए एग्जॉटिक बोल देते हैं। ठीक है, एग्जॉटिक जो है कहाँ मिलेगा? न्यू जर्सी चैनल आइलैंड्स, सॉरी जर्सी चैनल आइलैंड्स जो है कहाँ पर है? जो मेरे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो ये जो जर्सी चैनल आइलैंड्स है, यहाँ पर जर्सी नाम का जो कैटल ब्रीड है वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, देन कमिंग टू योर हॉल्स्टीन फ्रेशन, ठीक है, ये जो ब्रीड है प्रेजेंट इन योर हॉलैंड। ठीक है, देन कमिंग टू एशा, एशा जो है ये स्कॉटलैंड के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक्चुअली जो मेरे ये बोलने में एक्सेंट आ रहा है ना, एक बोलने का अलग सा तरीका है, एशा, बेसिकली दिस इज दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस नेम ऑफ दिस ब्रीड। ठीक है यार, ये जो वो स्कॉटिश टच है, ठीक है, द वे दे प्रोनाउंस इट देयर, इट इज अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, दिस इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। देन कमिंग टू ब्राउन स्विस, यार नाम में पता चल रहा है स्विस से है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये जो हैं ये कुछ हमारे कैटल ब्रीड्स हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल योर डिफरेंट नेम्स, जो अलग अलग डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जो हमारी एग्जॉटिक कैटल ब्रीड्स हैं। ठीक है, अब इतनी सारी ब्रीड्स की बात हो गई। देखो, अगर कोई सुपीरियर ब्रीड आ रहा है, ठीक है, जिससे जो भी हमें यील्ड लेना है, ठीक है, द आइडिया इज कि मैक्सिमम यील्ड हमें तब मिलेगा जब हमारे पास बेस्ट ऑफ ब्रीड्स होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ ब्रीड्स तब होंगे जब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, ठीक है, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में हम ब्रीडिंग देखेंगे। ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब है बेसिकली ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग पार्ट, दैट विच इज इन्वॉल्विंग योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमीट, ओके, इन साइड द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब या तो ब्रीड्स जो हैं, ठीक है, दो तरह से यहाँ पर हम एनिमल ब्रीडिंग को देखेंगे। देखो, द आइडिया ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज अल्टीमेटली जो भी ऑफस्प्रिंग आए हाई क्वालिटी का हो, अच्छा यील्ड उससे मिले, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज उसको देखें, यील्ड वाइज देखें, उसकी हेल्थ वाइज देखें, एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स इफ वी लुक एट इट, सो वी हैव समथिंग दैट इज सुपीरियर। ठीक है, जो सुपीरियर है अपने पेरेंट्स के ब्रीड से। ठीक है, नाउ अब मैं अगर मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? एनिमल ब्रीडिंग की बात करूं। देखो, एनिमल ब्रीडिंग मैंने आपको बताया, ब्रीडिंग का मतलब है ब्रॉडली वी से मीटिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। नाउ एनिमल ब्रीडिंग मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में यू आर गेटिंग द ब्रीडिंग डन। ठीक है, अब दो तरह से देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले वी से इन ब्रीडिंग, ठीक है, स्टेप वाइज हम लोग डिफरेंट टाइप्स इसमें देखेंगे। सेकंड इज आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। देखो, तीनों चीजें जो हैं सिमिलर साउंडिंग करती हैं। ये जो चारों पॉइंट्स हैं दे साउंड आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, कई चीज़ें, कई वर्ड्स इनमें कॉमन हैं, बट ऑल फोर ऑफ देम आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, चारों के चार अपने आप में अनूठे हैं, अलग हैं, यूनिक है। ठीक है, चारों के फीचर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रॉडली इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग से। ठीक है, अगर मैं कहूं इन ब्रीडिंग का क्या मतलब है? इन ब्रीडिंग का मतलब है when breeding takes place between animals of same breed। देखो, ब्रीड हमने कहा, ब्रीड है दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियर वाइज, जेनेटिक सिमिलैरिटी के साथ हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ इन ब्रीडिंग, ये तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया ब्रीड का, अगर मैं बोलूँ इन ब्रीडिंग, ठीक है, सो व्हाट इट मीन्स व्हेन द ब्रीडिंग टेक्स प्लेस, किन के बीच में? अगर मेरे जो एनिमल्स हैं वो सेम ब्रीड के हैं, क्या है?
सेम ब्रीड के बीच में अगर ब्रीडिंग होती है, ठीक है, मेट कराया जाए दो एनिमल्स को जो कि सेम ब्रीड के हैं, ठीक है, मेटिंग हो सेम ब्रीड्स के बीच में, तो मैं उसे क्या कहूंगी, इनब्रीडिंग का प्रोसेस कहूंगी, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब है outbreeding means when breeding takes place between different breeds, जब ब्रीडिंग होगी लेकिन वो सेम ब्रीड्स के बीच में नहीं होगी, वो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इंडिविजुअली जो डिफरेंट टाइप की ब्रीडिंग्स हम देखने वाले हैं, वी विल गो इंडिविजुअली इनटू देम। इन ब्रीडिंग को और आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग को, इन ब्रीडिंग को वी हैव केप्ट इट इन वन कैटेगरी एंड आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग वी हैव केप्ट इन अ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कैटेगरी 1 और ये हो गया मेरा कैटेगरी 2, ठीक है। पहले कैटेगरी 1 देखेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है। चलो जी, इन ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। देखो, इन ब्रीडिंग में जाने से पहले यार चलते चलते एक बार ना एनिमल ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर जाते हैं। क्यों एनिमल ब्रीडिंग जो है वो की जाती है, किस ऑब्जेक्टिव से, किस लक्ष्य को ध्यान में रख के ये ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू इम्प्रूव द ग्रोथ रेट। देखो, एनिमल ब्रीडिंग जो प्रोसेस है, जब एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है, गुड अमाउंट ऑफ फूड इज गिवन टू देम, प्रॉपर कंडीशंस दी जाती हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सो वॉट एवर सूटेबल ऑफस्प्रिंग दे फॉर्म इन फ्यूचर, ठीक है, उनकी जो यील्ड है, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और एज एन ऑर्गेनिज्म बाय देमसेल्फ ऑल्सो, ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी बॉडी वाइज ग्रोथ एंड वॉट एवर ऑफस्प्रिंग्स दे गिव इन फ्यूचर, ठीक है। सो ओवरऑल दिस थिंग गेट्स इंपॉर्टेंट when it comes to animal breeding. Second, quality and quantity of milk production, egg and wool. देखो, एनिमल जो है, जिस भी एनिमल को रेयर किया जा रहा है, ठीक है, द आइडिया इज टू ऑब्टेन एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क ले लो, वूल ले लो, मिल्क प्रोडक्ट्स ले लो, जो भी तुम मिल्क से डिराइव कर रहे हो। ऑफ कोर्स मिल्क प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, बट you can have milk and then you can convert them. So for their production also you require milk, ठीक है। वूल हो गया, एग्स हो गए, ठीक है। तो एनिमल को रेयर करना है, एनिमल से प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करने के लिए। तीसरा, टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीजेस। देखो, कई ऐसी डिजीजेस हैं, ठीक है, जब तुम एनिमल ब्रीड कर रहे हो, ओके, यू आर मेटिंग वन डिफरेंट वैरायटी विद अनदर डिफरेंट वैरायटी, ठीक है। सो द आइडिया इज, जो भी तुम ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन करोगे उसके अंदर लड़ने की जो क्षमता होती है डिजीजेस से, समहाउ यू विल हैव अ हायर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि डिजीजेस से लड़ने में ज्यादा सक्षम होगा अपने पेरेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। सो टू हील्ड प्रोजिनी which is resistant to many diseases, ठीक है जी, अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। आ जाओ जी चौथी चीज़ पे, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव लाइफ। देखो, द बेटर द हेल्थ, the longer the animal will live, ठीक है। जितना लॉन्गर रहेगा, हायर विल बी द
ठीक है। लंबे टाइम तक अगर जो चिकन है, ठीक है, जो फाउल पोल्ट्री एनिमल है, लंबे टाइम तक सस्टेन कर रहा है, तो लंबे टाइम तक जो भी मिलने वाले उससे प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के एनिमल ब्रीडिंग प्रोसेस जो है उसे उसकी तरफ स्टेप्स बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब टाइप्स देखते हैं यार। टाइप्स जो हैं ऑलमोस्ट, देखो ये तो तुम्हारे सामने ही है, नीट 2017 का एक क्वेश्चन, नीट 2019 का एक क्वेश्चन। जितने भी ये चारों टाइप्स हैं, चारों के अंदर से बड़े प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, और जो भी टाइप या प्रोसेस हम देखेंगे उसका आउटकम से क्या होता है या क्या हो सकता है। ठीक है, ये जो एस्पेक्ट है इन दो एरिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इनब्रीडिंग देखते हैं। देखो इनब्रीडिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू व्हाट, मेटिंग ऑफ whom, ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। किसकी मेटिंग है जी? देखो मीटिंग जब शब्द आ रहा है इसका सिंपली मतलब है, इन अनदर टर्म्स वी आर रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिकली मेल एंड फीमेल वी आर रेफरिंग ओवर हियर, बट मेटिंग इज बिटवीन मेल एंड योर फीमेल। ठीक है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर कर रहे हैं ना। ये जो मीटिंग होती है किसके बीच में होती है? ये मीटिंग होती है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, अब क्लोजली रिलेटेड है, ओके, इन ए सेम ब्रीड के अंदर क्लोजली रिलेटेड है। कितना क्लोजली रिलेटेड है? विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 से 6 जनरेशंस के लिए। इतना क्लोजली रिलेटेड है कि, ठीक है, मेटिंग होगी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की एक सेम ब्रीड के अंदर, जो करीबन 4 से 6 जनरेशन का जो है, 4 से 6 जनरेशन जो है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए दीज ऑर्गेनिजम्स हैव बीन टुगेदर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। ठीक है, अब इनब्रीडिंग का क्या फायदा है, इनब्रीडिंग का क्या नुकसान है? देखो इनब्रीडिंग जो होती है वो क्या इंक्रीज करती है? वो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है, ओवर हियर होमोजाइगोसिटी मीन्स सिमिलर जीन्स। होमोजाइगोसिटी का मतलब है सेम टाइप के जो जीन्स हैं। ठीक है, अगर जेनेटिक कॉम्पोजिशन देखो तो दे आर होमोजीनस। ठीक है, तो एक ही तरह का जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है वो फिर से रिपीट होगा, क्योंकि विद इन वन ब्रीड वी सी कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। अब क्योंकि ब्रीडिंग विद इन अ ब्रीड ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो रही है, जो करीबन 4 से 6 जनरेशन जो है जिनकी, ठीक है, जिन पर्टिकुलर ब्रीड्स की, ठीक है, 4 से 6 जनरेशन का यू हैव क्या कहेंगे, इट्स लाइक दे बीन अराउंड फॉर दीज 4 to 6 जनरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो होमोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग। ठीक है, एंड ये ज़रूरी होती है किसी भी प्योर लाइन को इवॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्योर लाइन का मतलब होता है, व्हाट प्योर लाइन मीन्स इज within a group or breed of organism, an individual is bred such that the genetic composition remains same। तो जो प्रोसेस है इन ब्रीडिंग का वो किस चीज में हमारी मदद करता है? वो 2 तरह से इन ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो हेल्प आउट करता है। सबसे पहली चीज है दैट इट हेल्प्स इन accumulation of the superior genes। ओके, जो बेस्ट सिलेक्टेड जीन्स है या बेस्ट सिलेक्टेड जो फीचर्स है उनके सिलेक्शन में इनब्रीडिंग जो है वो हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर कोई लेस डिजायरेबल जीन है,
ठीक है। तो न केवल अच्छे जीन्स का सिलेक्शन है, बल्कि जो जीन्स लेस डिजायरेबल हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, उनके एलिमिनेशन में भी मदद करता है। ठीक है, देखो नीट में 2019 में इस लाइक इनब्रीडिंग से क्या फायदे हो सकते हैं, दैट क्वेश्चन हैज कम। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं किसकी मदद से? सिलेक्शन प्रोसेस की मदद से। नीट में 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो जो प्रोसेस है इनब्रीडिंग का, ठीक है, इसके अपने कुछ फायदे हैं। सबसे पहला ये कि जो लेस डिजायरेबल जीन्स हैं वो जीन्स एलिमिनेट हो जाते हैं इनब्रीडिंग की मदद से। ठीक है, क्या हमने डिस्कस किया? एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। साथ ही साथ जितने सुपीरियर जीन्स हैं, क्या हैं? सुपीरियर जीन्स हैं, उनका अक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो फार एज इनब्रीडिंग इज कंसर्न। क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर नीट में कि इनब्रीडिंग किस चीज में मदद करता है? इनब्रीडिंग एक्सपोज करता है रिसेसिव जीन्स को जो कि हार्मफुल होते हैं, बिल्कुल करता है। और क्यों करता है? ताकि उन्हें एलिमिनेट करा जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, सेलेक्ट करके जहां पर यह देखा जाता है कि डिजायरेबल ट्रेट कौन सा है या नॉन डिजायरेबल कौन सा है। ठीक है, और अगर कोई रिसेसिव जीन्स जो है, ठीक है, विच आर क्रिएटिंग सम हार्म, तो उन जीन्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इनब्रीडिंग। ठीक है, नाउ एक बार इनब्रीडिंग के बारे में इतनी बात हमने कर ली है, स्टेप वाइज देख लेते हैं कि इनब्रीडिंग किन स्टेप्स से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, हम कहते हैं सुपीरियर फीमेल। ठीक है, सुपीरियर फीमेल इस शब्द का प्रयोग होगा और सुपीरियर मेल शब्द का प्रयोग होगा। दोनों को जानना है क्योंकि दोनों को जानना जरूरी है जब हम इनब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सुपीरियर फीमेल के केस में क्या होता है, कोई भी काऊ या बफेलो है, ठीक है, ऑफ कोर्स हम फीमेल काऊ या फीमेल बफेलो को रेफर कर रहे हैं, जो कि मिल्क को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अल्टीमेटली जो काउज हैं या बफेलोज हैं उनसे मिल्क डिराइव होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी ब्रीड है काऊ या बफेलो की जो ज्यादा मिल्क दे रही है, डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर काऊ और बफेलो ब्रीड विल बी मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो होता क्या है, काऊ और बफेलो जो हैं, ठीक है, जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं पर लैक्टेशन, ठीक है, उन्हें हमने सुपीरियर फीमेल का नाम दे दिया। अब सुपीरियर मेल कौन से हैं? सुपीरियर मेल वो बुल हैं, ठीक है, जो कि सुपीरियर प्रोजेनी को राइज देने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इन सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल का सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड, क्योंकि यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेम ब्रीड के, ठीक है, इन्हें आइडेंटिफाई करके मेट कराया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करा के, आइडेंटिफिकेशन फॉलोड बाय मेटिंग। ठीक है, तो सुपीरियर फीमेल, सुपीरियर मेल, ठीक है, आइडेंटिफाई करके फर्दर दे आर मेटेड टुगेदर। ठीक है, इन्हें मेट कराया जाता है। ठीक है, नाउ मेटिंग कराने का पर्पस क्या है? हमने अभी बात की हाई यील्ड मिल्क की। ठीक है, मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो होता क्या है, इनकी जो प्रोजेनी होती है वो प्रोजेनी इन मेटिंग से जो मिलती है, सबसे पहले उसका आकलन किया जाता है कि भाई ये जो प्रोजेनी हमें सुपीरियर मेल और फीमेल की मेटिंग से मिली है, कितना यील्ड मिल्क का ये दे पा रही है, जो टारगेट सोचा गया है वो अचीव हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, ठीक है, आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद जो आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, सबसे पहले यू लुक इनटू द पॉइंट कि अच्छा मैं प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा हूँ, तो अभी मैंने कम पढ़ा, मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ, अब मैंने ज़्यादा पढ़ा, मैं खुद को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। ऐसे ही जब ये इनब्रीडिंग की टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है, मीटिंग के सुपीरियर मेल और फीमेल के मीटिंग के बाद, तो प्रोजेनी जो फर्दर फ्यूचर ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं उनकी मिल्क यील्ड को
ठीक है, या उनका जो क्वालिटी है ब्रीड का उसको इवैल्यूएट किया जाता है। दूसरा चीज़, जो सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स हैं, ठीक है, अब क्या है, हमने देखा कि अच्छा इन ऑफस्प्रिंग्स को हमने ये ऑफस्प्रिंग्स हमें डिराइव हुए, अब हमने देखा कि अच्छा कुछ जो ब्रीड्स थे उनके सुपीरियर मेल और फीमेल को लेके ये जो सेट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है दे आर गुड, ठीक है। तो अब हमें फ्यूचर में भी अगर इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कराने हैं या इन ब्रीडिंग को बढ़ावा देना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए सुपीरियर मेल और फीमेल्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ एक टर्म यूज़ किया है बुक में, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है, देखो जैसा इन ब्रीडिंग में आपने देखा, इन ब्रीडिंग के केस में क्या होता है दैट विद इन द सेम ब्रीड, ठीक है, विद इन द सेम ब्रीड देयर इज रिपीटेटिव इन ब्रीडिंग, ठीक है, रिपीटेटिव, या हम कहेंगे यू अगेन एंड अगेन इन ब्रीडिंग को रिपीट किया जाता है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसके परिणाम कुछ क्या कहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, भले ही वो मेल की हो या फीमेल की, फर्टिलिटी का मतलब है दैट एबिलिटी ऑफ मेल और अ फीमेल टू ब्रिंग अबाउट फ्यूचर में अपने ऑफस्प्रिंग्स, क्या वो केपेबल हैं फ्यूचर में और ऑफस्प्रिंग लाने के लिए, तो उसे उनकी फर्टिलिटी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, भले ही मेल हो या फीमेल हो, उनकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है, फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो उनसे मिलने वाला दूध है, अल्टीमेटली इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी, यानी जो प्रोडक्ट उनसे मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है कि जब इनब्रीडिंग कराने की वजह से सेम ब्रीड के अंदर, रिपीटेटिव इनब्रीडिंग कराने की वजह से सेम ब्रीड के अंदर फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को इनब्रीडिंग डिप्रेशन का नाम दिया गया। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है जनरल टर्म्स में? डिप्रेशन मीन्स डिप्रेस्ड स्टेट, यानी किसी चीज़ का अभाव होता जाना या किसी चीज़ का कम हो जाना। इनब्रीडिंग की वजह से यील्ड और प्रोडक्टिविटी कम है। क्या कम हो रही है? प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी कम। किसकी वजह से? इनब्रीडिंग की वजह से। तो क्या हुआ प्रोसेस? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका भी जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? अगर हम जो सुपीरियर मेल और फीमेल हैं सेम ब्रीड के, ठीक है, अगर कुछ इस तरह से सुपीरियर मेल या फीमेल को सेलेक्ट किया जाए कि वो कुछ कम रिलेटेड या अनरिलेटेड जो मेंबर्स हैं उनसे सेलेक्ट की जाए, ठीक है, ताकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्टोर कर दें वापस से हमारी यील्ड और फर्टिलिटी को, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलो अब आ जाते हैं, अब देखते हैं आउट क्रॉसिंग को। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, तुम मेट कराते हो एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स को मेट कराया जाता है जो किसको बिलोंग करते हैं, सेम ब्रीड को बिलोंग करते हैं। अब आप कहोगे मैम अभी तो हमने बात करी इन ब्रीडिंग में सेम ब्रीड की, तो आउट क्रॉसिंग में ऐसा क्या अलग है जिससे इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग को हम दो अलग प्रोसेस की तरह देख रहे हैं? है फर्क ये है कि यहाँ पर सेम ब्रीड तो लिया जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, भले ही सुपीरियर फीमेल की तरफ से या सुपीरियर मेल की तरफ से। पिछली 4 से 6 जनरेशन के अंदर, ठीक है, अगर आप उनका पेडिग्री बनाओ, पेडिग्री क्या है, जहां हम देखते आते हैं, इट इज़ अ चार्ट दैट इज शोइंग अस द डिफरेंट जनरेशन, ठीक है। इन सिंपलर टर्म्स हमें पता है, हमने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो पेडिग्री अगर आप देखो तो 4 से 6 जनरेशन्स, किसके अंदर, 4 से 6 जनरेशन्स के अंदर जो कॉमन एंसेस्टर है वो एब्सेंट होगा, यानी पिछली 4 या 6 जो जनरेशन निकली हैं, ठीक है, उनके अंदर इन दोनों जो आप सुपीरियर मेल और फीमेल लोगे, कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, ठीक है। सो ऑन ईदर साइड of the pedigree up to 4 to 6 generation they will not have any
common ancestor. So no common ancestor, 4 से 6 जनरेशन्स की पेडिग्री के अंदर, ठीक है ना। होता क्या है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, आउटक्रॉसिंग की मदद से जो ऑफस्प्रिंग फाइनली जन्म लेता है, ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम आउटक्रॉस नाम से भी बोल देते हैं। दिस इज, ये जो आउटक्रॉस है या इनब्रीडिंग है, ये सारे के सारे तुम्हारी जेनेटिक्स के टर्म हैं एक्चुअली, ठीक है, बट हमें याद रखना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग जो आउटक्रॉसिंग की मदद से ऑफस्प्रिंग बन रहा है, कौन बन रहा है जी, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, ठीक है, कहाँ से, जो मेल और फीमेल हमने सुपीरियर मेल और फीमेल लिए हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग की वजह से जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है उसको हमने कहा, क्या बोला हमने, नाम दिया आउटक्रॉस, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है, ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग बन गया है, ठीक है, एक सिंगल आउटक्रॉस जो होता है, यानी मेल एंड फीमेल की आउटक्रॉसिंग के बाद द फाइनल यील्ड जब आ जाती है, ठीक है, तो इस आउटक्रॉस की मदद से हम एक चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। किस पे काबू पा सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पे। अभी मैंने बताया कि सेम ब्रीड के अंदर रिपीटेटिव इनब्रीडिंग की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, यील्ड कम, प्रोडक्टिविटी कम, नुकसान ही नुकसान है। आउटक्रॉसिंग के अंदर, क्योंकि अभी हमने बोला कि कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा 4 से 6 जनरेशन के अंदर, ठीक है, इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है, ठीक है, उसमें भारी गिरावट होगी, और यही चाहिए, बिकॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनब्रीडिंग प्रोसेस के अंदर एक सबसे बड़ा नेगेटिव आउटकम है, ठीक है। तो आउटक्रॉसिंग की मदद से हम इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, यहां पर क्या है, सुपीरियर मेल्स को एक ब्रीड की, ठीक है, क्या कराएंगे जी, मेट कराएंगे, किसके साथ, दूसरी ब्रीड की सुपीरियर फीमेल्स के साथ। तो अभी तक हम बात कर रहे थे विद इन द सेम ब्रीड, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आउटक्रॉस एंड इनब्रीडिंग, नाउ देयर आर डिफरेंट ब्रीड्स, यानी सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल दोनों अलग अलग ब्रीड से आएंगे, एंड देन उन दोनों के बीच में मेटिंग होगा। मेटिंग से जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, देखो जाहिर सी बात है, दो अलग जेनेटिक सेटअप से तुम्हारे सुपीरियर मेल और फीमेल को लिया गया है जो हाईली अनरिलेटेड हैं, ठीक है। होता क्या है, जो आउटकम तुम्हें यहाँ मिलता है ऑफस्प्रिंग की फॉर्म में, क्योंकि वो 2 डिफरेंट ब्रीड्स से निकल के आया है, ठीक है, एक तो सबसे पहले एक अच्छा नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। बहुत सक्सेसफुली क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक को पंजाब में, एक एग्जाम्पल है आपकी किताब में हिजरडेल का, ठीक है, ये एक शीप का ब्रीड है, ठीक है, और इस हिजरडेल को बनाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग 2 पर्टिकुलर ब्रीड्स के बीच में जो टोटली अनरिलेटेड डिफरेंट थी, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से हिजरडेल को बनाया गया, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो सबसे पहले पंजाब स्टेट के अंदर देखा गया, ठीक है। सबसे पहले किनको पार्टिसिपेट करने वाले, जो बीकानेरी ईव्स थे और मरीनो रैम्स थे, ठीक है, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, दे आर वेरी डिफरेंट, ये आपस में क्रॉस रिलेटेड नहीं है, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से व्हाट वी वर एबल टू ऑब्टेन, वी वर द प्रोजेनी दैट वाज ऑब्टेन वाज अ कंप्लीटली न्यू डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, बहुत जेनेटिकली इट वाज वेरी परफेक्ट, द यील्ड वाज गुड, ठीक है। तो दिस वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, क्या नाम है, हिसारडेल, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल याद रखने वाला है, बहुत छोटा सा MCQ है, ठीक है। हिजरडेल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स, फाइनली देयर क्रॉस ब्रीडिंग लीडिंग टू हिजरडेल, ओके। सो दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोजेनी, ठीक है, जो ईव्स और रैम्स के क्रॉस ब्रीडिंग, उन दोनों की मीटिंग या क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से बना।
नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हमें जानना है, वो है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिड जो शब्द है ना वो तुम्हारे लिए नया तो है नहीं। हाइब्रिड शब्द हम बायो में भी पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में भी देखते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, सिंपल और सरल शब्दों में समझें, वी हैव वन कंपोनेंट, वी हैव अनदर कंपोनेंट एंड वी मिक्स देम टुगेदर। ठीक है, यानी जब हम प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे दोनों कंपोनेंट की मिक्सिंग से, ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दोनों की मिक्सिंग कंपोनेंट की वजह से, वो क्या कहलाएगा, वो हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है, तो जब शब्द हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, ठीक है, वन कंपोनेंट जो बिल्कुल अपने आप में अनूठा अलग है, दूसरा कंपोनेंट जो कि अपने आप में बिल्कुल अलग है, दोनों को मिक्स करना, यानी मिक्सिंग के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइब्रिड। ठीक है, और क्योंकि दोनों कंपोनेंट की मिक्सिंग से बना है तो जो ये हाइब्रिड हमें मिलेगा, ठीक है, भले ही मैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें या हम यहाँ पर जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, द आइडिया इज टू ऑब्टेन दिस हाइब्रिड। ठीक है, अब इस हाइब्रिड को ब्रीडिंग के रेफरेंस में देखते हैं। देखो मेल और फीमेल एनिमल अगर तुम लोगे, किससे लोगे, दो बहुत ही रिलेटेड स्पीशीज से लोगे, रिलेटेड स्पीशीज, लेकिन रिलेटेड स्पीशीज से तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, दो शब्दों पे ध्यान देना, रिलेटेड स्पीशीज विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, भाई प्रोजेनी ऑब्टेन होना है, सो देयर विल बी मेटिंग बिटवीन दीज टू रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्रोजेनी जो मिलेगी। एक चीज को याद रखना, प्रोजेनी के अंदर क्या होगा, हमने अभी शब्द यूज किया हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड का मतलब है एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी दूसरे कंपोनेंट की प्रॉपर्टी दोनों को मिक्स करना, क्या बनाना, हाइब्रिड बनाना। यहां पर जो दोनों हमने बात की पेरेंट्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों रिलेटेड स्पीशीज से आ रहे हैं विच आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, प्रोजेनी के अंदर माँ और बाप, ठीक है, मेल एंड फीमेल, दोनों के डिजायरेबल ट्रेट्स होंगे। ठीक है, मतलब जो मदर के ट्रेट्स या फीचर्स हैं, जो फादर के ट्रेट्स या फीचर्स हैं, बोथ विल बी प्रेजेंट इन द प्रोजेनी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है म्यूल। ठीक है, म्यूल क्या है, देखो म्यूल के लिए एक फीमेल हॉर्स को, ठीक है, एक फीमेल हॉर्स को मेल डोंकी के साथ मेट किया गया। क्रॉस का मतलब है यहाँ पर दिस रेफर्स टू मेटिंग। ठीक है, अब ये तो बात हम जानते हैं, हम इनब्रीडिंग पढ़ के आ रहे हैं, हमें समझ आई है। ठीक है, क्रॉस का मतलब है मेटिंग। ठीक है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को अगर मेट किया जाए, जो प्रोजेनी मिलेगी वो है म्यूल। ठीक है, म्यूल अपने आप में फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी दोनों के फीचर्स को लिए हुए है, बट इट इज ए ऑफस्प्रिंग दैट इज obtained, it is a kind of interspecific hybrid that was obtained. ठीक है, नाउ ऐसे ही मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के बीच में क्रॉस कराया गया एंड हिनी वर obtained। मेल लायन और फीमेल टाइगर के बीच में क्रॉस कराया गया, लाइगर्स वर obtained। तो लायन का LI और टाइगर का GER, ठीक है, मिला के दोनों का नाम बना दिया लाइगर। ठीक है, अब इन केस ऑफ मेल टाइगर एंड फीमेल लायन, टाइगॉन्स वर ऑब्टेन्ड। तो ये जो प्रोजेनी को नए तरह के नाम दिए गए, दे आर ऑल आउटकम ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, या तो प्रोजेनी का नाम लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच में क्रॉस हुआ है एंड दिस प्रोजेनी हैज कम, या फिर प्रोजेनी का नाम लेके डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस पर्टिकुलर प्रोसेस को रेफर कर रहा है। हमें तो पता है ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को रेफर कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक के अंदर से। नाउ होता क्या है, सी देखो, दिस इज द एग्जांपल, दैट्स हाउ योर म्यूल इज। नाउ अब ये जो भी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने बात की इतने सारे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट होते हैं, कैसे प्रोजेनी वेरी करती है, बट ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको एम्प्लॉय करके हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट कराते हैं। जब शब्द का प्रयोग होता है कंट्रोल्ड,
ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कराना, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन क्या होती है? कंट्रोल्ड शब्द का जो यहां प्रयोग किया गया है इसका मतलब है कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन मींस डिफाइंड कंडीशन होती हैं जिसमें सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड्स है और फिर उनके बीच में इंटरब्रीडिंग जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो कैरी आउट होते हैं। दो मेथड्स हैं, बड़े आसान हैं, बड़े सिंपल से हैं, 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। प्रोसेस के नाम याद रखोगे, 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर है बस वो याद रखने, दैट्स इट, डन है ये टॉपिक भी, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है, और शॉर्टकट में बोले तो MOET, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखते हैं। देखो होता क्या है, मेल का सीमन जो है दैट इज कलेक्टेड, ओके, एंड इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें? जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओके। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, व्हाट हैपेंस इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? द सीमन फ्रॉम द मेल इज कलेक्टेड और किसमें इंट्रोड्यूस करते हैं उसे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले तो हमने अपने मेल और फीमेल को सेलेक्ट कर लिया जिनके बीच में हमें कैरी आउट कराना है ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज, सीमन या तो दो तरह से सीमन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखो, सीमन एज सून एज इट इज ऑब्टेन्ड, जैसे ही सीमन ऑब्टेन किया जाता है इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है, दैट इट इज ऑब्टेन्ड वेरी रैंडमली, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, सो दैट किसी भी तरह से सीमन को डैमेज ना पहुंचे, ठीक है, इट इज हाईली लेबाइल, सो सीमन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सेकेंड थिंग, सीमन को फ्रोजन फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, and as and when the experiment has to carried out, okay, at that time semen is introduced into the female tract, ठीक है। फ्रोजन फॉर्म में कुछ टाइम तक उसको स्टोर करा जा सकता है। द मोमेंट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, ठीक है, इट कैन बी टेकन आउट, इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो दो तरह से सीमन को स्टोर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ने नॉर्मल मेटिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, ठीक है। जब एक नॉर्मल ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट है वो कैरी आउट होते हैं तो बहुत सारे ट्रबल्स फेस किए जाते हैं। मे बी द एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट गेटिंग आउट प्रॉपरली, या अवेलेबिलिटी ऑफ सीमन, या फिर जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेल्स एंड फीमेल, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड, भले ही प्री मेटिंग हो या मेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्निक है इसने वो सारे प्रॉब्लम जो मेटिंग के साथ जुड़े थे, किसके साथ जुड़े थे? नॉर्मल मेटिंग के साथ जुड़े थे, उनको इसने खत्म कर दिया, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसने क्या किया? स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीजेस, कई डिजीजेस थी जिसके स्प्रेड को कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल मेटिंग की तकलीफ जो भी है, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको, और साथ ही साथ कई डिजीजेस के स्प्रेड को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाउ वी विल लुक एट द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखो, इसको हमने एक शॉर्टकट एब्रिवेशन से डिनोट कर दिया, MOET। नाउ MOET, व्हाट डज दिस मीन? सबसे पहले तो जो कैटल्स हैं, जो शीप हैं, रैबिट्स हैं, बफलोज हैं और मेयर्स हैं, इस टेक्निक को MOET को जनरली इनके अंदर ऑब्जर्व किया गया है। सो दे वर द एनिमल्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इनमें प्रैक्टिस किया गया जो इसके इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको। नाउ फायदा क्या हुआ? हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स, ठीक है। हाई मिल्क, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क देना, अल्टीमेटली हमारा टारगेट प्रोडक्टिविटी तो मिल्क है, ठीक है। सो गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, और साथ ही साथ हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग जो है, बुल्स जो हैं, ठीक है, उनको भी ब्रीडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट
कराया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हर्ड का साइज था, ठीक है, जो एंटायर झुंड था उनका, ठीक है, उसमें एक बहुत ही छोटे पीरियड के दौरान देयर नंबर वॉज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ द मेंबर ऑफ द हर्ड साइज दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, इन 5 स्टेप के अंदर एमओईटी को फटाफट से समराइज कर लेते हैं। देखो एमओईटी में क्या है, सबसे पहले जो काउ है, ठीक है, अभी हमने देखा काउ वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। काउ के अंदर एफएसएच लाइक एक्टिविटी शो करने वाले, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो एफएसएच एक्टिविटी शो करने वाले हैं, ठीक है, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया काउ के अंदर। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, ऐसे जो एफएसएच की एक्टिविटी दिखाने वाले कंपाउंड्स हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया काउ के अंदर। सेकेंड चीज, इंस्टेड ऑफ वन काउ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन एग, एक एग की बजाय काउ ने, क्योंकि एफएसएच लाइक मॉलिक्यूल्स हैव गॉन इनसाइड काउज बॉडी, तो एक एग की बजाय 6 से 8 एग्स दिए। नाउ 6 से 8 एग, जनरली व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, single egg we say, okay, in general I'm saying. Now when I say it is not ovulation, it is super ovulation. So what is expected, 1 egg, but cow is producing 6 to 8 eggs, okay. So इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, इस प्रोसेस को सुपर ओव्यूलेशन कहा गया, क्योंकि हमने देखा एफएसएच की तरह मिमिक करने वाले कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया गया काउ में, ठीक है, उसकी वजह से सुपर ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। नाउ तीसरी चीज, सुपर ओव्यूलेशन के बाद काउ को एक एलीट बुल के साथ, ठीक है, अगेन जब शब्द का प्रयोग हो रहा है एलीट बुल, सी दीज आर ऑल योर सुपीरियर मेल्स, ठीक है, जो हाई यील्डिंग है, हाई प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन फ्यूचर, देर इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो सुपीरियर या एलीट बुल, ठीक है, इट इज जस्ट सुपीरियर स्पीशीज, ओके, ठीक है। तो या तो उन्हें नेचुरल मीटिंग के थ्रू, ओके, ईदर दे वर मेटेड, ऐसे काउस जिनमें सुपर ओव्यूलेशन हुआ है, उनको एलीट बुल के साथ, ठीक है, सुपीरियर मेल्स के साथ या तो मेट कराया गया, या फिर अभी हमने पढ़ा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उस प्रोसेस की मदद से, ठीक है, किसकी मदद से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से भी इनके बीच में जो सीमेन है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की भी मदद से। अब क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, जब वो 8 से 32 सेल स्टेज तक पहुंच गए, ठीक है, दोज एग्स दे हैव फर्दर गॉन इनटू डेवलपमेंट, जब वो करीबन 8 से 32 सेल की स्टेज पर आ गए, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है नॉन सर्जिकल मेथड्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद सरोगेट मदर, देखो सरोगेट मदर जो है, इट इज नॉट एग्जैक्टली द जेनेटिक मदर, ओके। सरोगेट मदर का जो कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल फ्रॉम हुम दे आर डेवलप्ड, जो बनेगा ऑफस्प्रिंग, दे आर द जेनेटिक पेरेंट्स। बट सरोगेट मदर का रोल इसलिए आ जाता है क्योंकि अब ये जो 8 से 32 सेल की जो बीच की स्टेज है, इसको एक सरोगेट मदर में, बिकॉज सरोगेट मदर के अंदर ये फर्दर डेवलप होगा, ऑल्दो शी इज नॉट द जेनेटिक मदर, बट जो फर्दर डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, दैट विल टेक प्लेस इन द सरोगेट मदर, ठीक है, इन अ सेपरेट सरोगेट मदर, जहां ये ट्रांसफर कर दिया जाते हैं इस 32 सेल्ड स्टेज को एग की, ठीक है। नाउ अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो सरोगेट मदर जो है उसमें आगे का डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का, वो फर्दर होता रहेगा जब तक एम्ब्रियो एक इन्फेंट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड ओवर हियर जिस सुपीरियर फीमेल से, यू नो दिस, जिसको ऑलरेडी एफएसएच दिया गया था, एक फीमेल का सिलेक्शन तो नहीं है, देयर वर मल्टीपल फीमेल सुपीरियर फीमेल्स विच वर सिलेक्टेड, ठीक है। तो और भी जो डिफरेंट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने वाले और भी जो डिफरेंट स्पीशीज थे, ठीक है, जो फीमेल्स थी, ठीक है,
उनको भी सुपर ओव्यूलेट किया जाता है, देन अगेन यू नो आफ्टर दैट सुपर ओव्यूलेशन हैपेंस, देन अगेन दे आर मेटेड। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इट गोज ऑन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट MOET। नाउ हम कहते हैं वी नो एपीकल्चर, ये टर्म जो है ये पहले भी हमने साइंस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, फिर से रिवाइज करना है हमें। एपीकल्चर क्या होता है? देखो, एपीकल्चर इज द प्रोसेस, इट्स द मेथड जहां पर बीज को पाला जाता है, हनी बीज को पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है? सो दैट हनी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देम, ठीक है। और आइडिया ऑफ यू नो डिराइविंग द हनी के बहुत सारे यूजेस हैं। तो हनी बीज को पाला जाता है, किस लिए पाला जाता है? ठीक है, हनी बीज। अच्छा, अब हम बात करते हैं हनी बीज के हाइव्स की। देखो, हाइव क्या होता है, जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? छत्ता, ठीक है। और ये जो छत्ता होता है बेसिकली इसके अंदर जो मेरी हनी बीज हैं वो रहती हैं, उनकी जो कॉलोनी है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर। तो इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में छत्ता, हिंदी भाषा में बोलते हैं, ये है हाइव। इनके अंदर हनी बीज जो होती हैं दे लिव इनसाइड द हाइव, ठीक है। तो वो प्रोसेस जहां पर मैं मेंटेनेंस करती हूं ऐसे ही हाइव्स की जिसमें मैं हनी बीज को पालती हूं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एज एपीकल्चर, ठीक है। सो एपिस इंडिका जो है, एपिस जेनस का नाम है और इंडिका जो है दैट रेफर्स टू द स्पीशीज, ठीक है। जनरली उसको यूज किया जाता है इस तरह के एपीकल्चर के जो प्रोसेस हैं उनके अंदर, ठीक है। नाउ एपीकल्चर की अगर मैं बेनिफिट्स को देखूं, सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा क्या है? हनी जो है दैट इज अ ग्रेट फूड दैट इज ऑब्टेन्ड इन हनी बीज से, जो कि हाई एंड रिच इन न्यूट्रिशन है। सेकेंडली, ये यूटिलाइज होती हैं हमारी इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के अंदर। बेसिकली जो भी हमारे इंडियन ओरिजिन की मेडिसिनल लाइंस हैं, ठीक है, जो साइंसेस हैं, उनके अंदर कई ऐसे सिस्टम हैं जहां पर शहद जो है, ठीक है, शहद का प्रयोग किया जाता है उसके मेडिसिनल वैल्यू की वजह से, ठीक है। अब तीसरा प्रोडक्ट है बीज वैक्स। देखो, होता क्या है, हनी बी जो होती है, हनी बी एक टिपिकल तरह का वैक्स जो है उसको प्रोड्यूस करती है, जिसको स्पेसिफिकली बी वैक्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो बी वैक्स होता है ये किस में डलता है? बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और पॉलिशेस के अंदर यूज किया जाता है। तो ये एक इसका कमर्शियल यूज भी है, किसका? बीज वैक्स का। अब बारी आती है क्रॉप्स के अंदर जब बी हाइव्स को रखा जाता है, ठीक है। देखो, हमें ये तो पता है इंसेक्ट्स की मदद से, हमारे हनी बीज की मदद से पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह के जब हाइव्स रखे जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो पॉलिनेशन है, ठीक है, खास करके जो फ्लावरिंग पीरियड है, ठीक है, जिसमें फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को और पॉलिनेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। और न केवल बढ़ाती है, जो यील्ड भी है उस यील्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। दूसरा, बीज ऑफ कोर्स मेरे पॉलिनेटर हैं, जैसे सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर। फॉर देम दे एक्ट एज अ वेरी ग्रेट सोर्स, दे एक्ट एज अ पॉलिनेटर, ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी बी कीपिंग जो फैसिलिटी है उसके मेंटेनेंस के लिए? देखो, सबसे पहले तो ब्रॉडली हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। बीज को ब्रीड किया जाता है, ठीक है। फिर जो हनी कूम्ब होते हैं, जो हनी कूम्ब है उन्हें कलेक्ट करके, ठीक है, हनी की कलेक्शन है, स्टोरेज है, एंड यू नो फाइनली इट इज बीइंग फिल्टर्ड आउट, ठीक है। नाउ क्या जरूरी है, मेरे लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है जब ये बी कीपिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है, जब इसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले बीज के नेचर और उनकी जो हैबिट्स है, भाई उनका पालन पोषण किया जाना है तो उनकी हैबिट्स के बारे में जानना, किस तरह का डिफरेंट स्पीशीज, हाउ डू दे परफॉर्म, हाउ डू दे इंटरैक्ट, कैसा उनका सोशल स्ट्रक्चर है, तो बीज के नेचर के बारे में जानना, ठीक है। एक पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट करना जहां पर जो मेरी बी हाइव्स हैं उन्हें अच्छे से रखा जा सके, एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर कंडीशंस रहे उनके डेवलप, उनके ग्रोइंग के लिए, उनके ग्रोथ के लिए जो बेसिक कंडीशन मेरे टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है, दे आर मेंटेन्ड ओवर देयर, ठीक है। दूसरा, कैच करना ग्रुप ऑफ बीज को, ऑफ कोर्स दे आर द वंस विच हैव टू बी जिनको ग्रो किया जाना है इन हाइव्स के अंदर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इनके जो छत्ते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करना,
ठीक है। डिफरेंट सीजन में देखो, जब बारिश का सीजन है या बहुत एक्सट्रीम गर्मी है तो टेम्परेचर में, मॉइस्चर कंडीशंस में डिफरेंस आता है। ऐसे में उन हाइव्स को मेंटेन करना, उन्हें मैनेज करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जब हमें हनी और बी वैक्स को कलेक्शन उनका करना है, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट जिसके लिए हम हनी बी को प्रॉपरली एपीकल्चर प्रोसेस है कैरी आउट करा रहे हैं, तो फाइनली उनका कलेक्शन एंड प्रॉपरली उनका रख रखाव, उनकी हैंडलिंग, जो हमारे हनी बीज से हमें हनी और बीज वैक्स मिल रहे हैं। ठीक है। एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर, कभी कभी इन दो टर्म्स के बीच में ना डिफरेंस पूछ लेते हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं। ठीक है, अभी हमने देखा एपी कल्चर, अब हम देखते हैं एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर। देखो, एक्वा कल्चर में क्या होता है, बेसिकली सब तरह के एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो कि एक वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें मेरे सारे एक्वाटिक बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जाए, उसे मैं एक्वा कल्चर कहती हूँ। लेकिन अगर मैं इसी के रेफरेंस में पिसी कल्चर को देखूं, तो पिसी कल्चर के अंदर ब्रॉडली जो मेरी फिशेस हैं, कौन है, मेरी मछलियां हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पिसी कल्चर और एक्वा कल्चर के बीच में। अब क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्पेशल फीड फ्रॉम आउटसाइड इज गिवन। देखो, फीड क्या है, फीड इज नथिंग बट द फूड दैट इज गिवन। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जो फिश है उसे फीड प्रोवाइड कराया जाता है, और फिशेस के लिए स्पेसिफिकली फिश फीड प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, जो हमारे पिसी कल्चर का पार्ट है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑब्टेन किए जाते हैं जब ये एक्वा कल्चर का जो प्रोसेस है उसे प्रैक्टिस किया जाता है। और इसके केस में, पिसी कल्चर के केस में, ब्रॉडली जो फूड सब्सटेंस है, जिन्हें फूड की तरह कंज्यूम करा जा सके, उनको दिमाग में रख के पिसी कल्चर को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब फिशेस की बात कर लेते हैं। एडिबल फिशेस हैं। ठीक है, कंजम्पशन जो है इन एडिबल फिशेस का सबसे मेन जो कहते हैं ना हाईलाइट है कि क्यों हम एडिबल फिशेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई नाम तो आप लोगों में से कई लोग होंगे who might be consuming fishes as well. They are a great source of your, जो तुम्हारे ओमेगा फैटी एसिड्स हैं उनका बहुत अच्छा सोर्स है। चलो इनके नाम देख लेते हैं, एडिबल फिशेस कौन सी हैं। फ्रेश वाटर पे आए तो कैटला, रोहू, सिंघारा एंड मंगूर। नाम थोड़े से हम लोगों के नाम से अलग हैं, लेकिन ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है। देखो 2016 में मरीन फिश मैकेरल का नाम आया हुआ है। ठीक है, मैकेरल का साथ देने के लिए पॉम्फ्रेट्स, सार्डाइन्स और हिल्सा, ये चारों की चारों मरीन फिश कैटेगरी के अंदर आते हैं। नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग पे आते हैं। देखो, ये एक और एस्पेक्ट है फूड प्रोडक्शन की। जब हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो वन और द अदर वे वी हैव टू इंक्लूड सर्टेन मेथड्स दैट आर एसोसिएटेड विद प्लांट ब्रीडिंग ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे हम अपने एंटायर क्रॉप से मिलने वाले बायोमास या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बस यही हमें देखना है। ठीक है, चलो, प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट। मैं नई वैरायटी प्लांट की बना सकती हूँ। ठीक है, कैसे? मैनिपुलेट करके ट्रेडिशनल प्लांट वैरायटी को। यानी अगर मुझे नई वैरायटी प्लांट की बनानी है तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास पुरानी वैरायटी अवेलेबल है, जो ट्रेडिशनल वैरायटी है, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनके अंदर कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चेंजेस लेके आऊँगी। किस तरह के चेंजेस लेके आऊँगी? ठीक है, चेंजेस लेके आऊँगी ताकि मेरी प्लांट की यील्ड बढ़ सके, मेरा क्रॉप का बायोमास बढ़ सके, और मेरे प्लांट जो है वो डिजीज़ फ्री रहें। ठीक है, या अगर कोई पेस्ट है जो डिजीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो डिजीज़ से रेजिस्टेंस मिल सके, पेस्ट से रेजिस्टेंस मेरा प्लांट अक्वायर कर सके। ठीक है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखा है, जिसने हमें ये सिखाया कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, हाई यील्डिंग सीड्स को, प्लांट्स को यूज़ करके हम कैसे अपनी प्रोडक्शन को, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और ये जो एरा था 1960s का, ठीक है, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा पेस जो है उसको पकड़ा, एंड इट हैज़ हेल्प्ड अस तुम्हारे ग्रेन्स के, तुम्हारे क्रॉप प्रोडक्शन के एरिया में कंट्री को सेल्फ सफिशिएंसी की ओर ले जाने में, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, नाउ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमारे पास कुछ प्योर लाइन के प्लांट्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, हम ऐसे प्लांट्स की क्रॉसिंग कराएंगे, या तो हम उसे क्रॉसिंग का नाम दे देते हैं या फिर हम कह देते हैं एक प्योर लाइन और दूसरे प्योर लाइन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मैंने क्या कराया, मैंने क्रॉसिंग कराई किसकी, दो प्योर लाइंस की, प्लांट्स के दो प्योर लाइंस की, ठीक है। उसके बाद मैंने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया, ठीक है, कौन सी प्लांट वैरायटीज को, ठीक है, मैंने क्रॉस कराया दो प्लांट्स के बीच में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कुछ प्लांट वैरायटीज आई, ठीक है। मैंने कहा, मैंने उन वैरायटीज को सेलेक्ट किया जिनके पास कुछ इंप्रूव्ड ट्रेट्स थे या फिर जिनके पास कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स थे। माना मैंने कहा कि कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो नए वैरायटी आए उनमें देखी गई, तो ऑब्वियसली आई विल सेलेक्ट दोज प्लांट्स विच कैन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है, ताकि मेरी पैदावार जो है, जो ओवरऑल मेरा प्रोडक्शन है, दैट कैन बी हायर, ठीक है। ना ही डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्ट कर पाएगा प्लांट, डिजीज उस पर इंपैक्ट नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, मेरा प्लांट जो है लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा और अच्छी यील्ड देगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे टू लुक एट इट कि मैंने इंप्रूव्ड और डिजायर्ड ट्रेट वाले जो प्लांट्स हैं उनको आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया। नाउ कैसे ट्रेट, हायर क्रॉप यील्ड, ठीक है, मेरी जो फसल की पैदावार है वो ज्यादा है, मेरे पास बेटर क्वालिटी और हाई न्यूट्रिशन वाली जो क्रॉप है वो आई है, ठीक है। पेस्ट के लिए या डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, पेस्ट के अगेंस्ट भी जो मेरा प्लांट है वो अपने को मेंटेन रख सकता है ताकि वो पेस्ट से रेजिस्ट कर सके, पेस्ट उस पर इंपैक्ट ना डाल सके, डिजीज से रेजिस्टेंस, एंड एट द सेम टाइम अगर एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, माना कोई ड्रॉट कंडीशन है या एक्सेसिव टेम्परेचर कंडीशन है, ठीक है, इन्हें एक तरह से एनवायरनमेंट का स्ट्रेस कहते हैं। प्लांट को भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम लाइट चाहिए, तो किसी भी ए बायोटिक फैक्टर में अगर कोई चेंज है तो जनरली उसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो मुझे जो नई वैरायटी मिली वो मेरे इन सारे क्वालिटीज के साथ मिली, ठीक है। तो ये जो आइडिया था ये था मेरी प्लांट ब्रीडिंग का, ध्यान रखते हुए प्लांट ब्रीडिंग को एज अ टारगेट टू गेट टू आर्टिफिशियली सेलेक्ट दैट प्लांट विच यील्ड्स वेरी हाई, जो कि इंप्रूव्ड ट्रेट्स के साथ है, ठीक है। अब प्लांट ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत सारी बातों को ध्यान रखा जाता है और बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर कलेक्शन ऑफ वाइल्ड वैरायटीज, ठीक है, जो प्लांट की वाइल्ड वैरायटी है उनका हम सिलेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं इन प्लांट्स का, ठीक है, ताकि इनमें से हम पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। हमने कहा कि हमने क्रॉसिंग कराई या हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया प्लांट्स के बीच में, ठीक है, ताकि हमें एक सुपीरियर या एक इंप्रूव्ड वैरायटी मिले, ठीक है। इस क्रॉसिंग के बाद वी गेट इंप्रूव्ड वैरायटी। पांचवें स्टेप में हमने जो हमें नई वैरायटीज मिली हैं, हमने क्या करा, इन नई वैरायटीज को ध्यान में रखते हुए, टेम्परेचर की, मॉइस्चर की, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी न्यू वैरायटी को ग्रो किया, ठीक है, उसका प्लांटेशन किया, ठीक है, ठीक है, जो न्यू इंप्रूव्ड वैरायटी है उसका, ठीक है। और ऐसे उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसको ऐसे मॉनिटर करके ऐसे एनवायरनमेंट में रखा कि मैं उसकी ग्रोथ के ऊपर पूरा चेक रख सकूं, ठीक है। तो फाइनली इस पैदावार के साथ एक जो हमारे फार्मर है जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, हु आर ग्रोइंग, हु आर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ऐसे डिजायरेबल जो प्लांट्स हैं उनकी प्लांटेशन में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए हम प्लांट ब्रीडिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वी कैलकुलेट ऑल द स्टेप्स, वी इवैल्यूएट ऑल द स्टेप्स एंड वी कैरी आउट द एंटायर प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग मैंने कहा अलग अलग स्टेप्स फॉलो करती है। सबसे पहले मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वाइल्ड वैरायटीज, ठीक है, जहां पर मैं वाइल्ड वैरायटीज जो क्रॉप की हैं, ठीक है,
जो कि मेरे प्लांट ब्रीडिंग का बेसिस है, ठीक है, जिनमें एक अच्छा जेनेटिक कॉम्पोजिशन अवेलेबल है, ठीक है, जिनका जो जीन मेकअप है वो बहुत अच्छा है, मैं उन्हें सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और इन्हें साथ ही साथ में प्रिजर्व भी करती हूँ ताकि मैं नई वैरायटीज़ को बना सकूँ, ठीक है। तो इनके जीन्स को भी स्टडी किया जाता है। सेकेंड स्टेप में मैं इन्हीं वाइल्ड प्लांट्स का इवैल्यूएशन करती हूँ, उनके जर्म प्लाज्म का। जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म बेसिकली रेफर्स टू जेनेटिक मटीरियल ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। नाउ तो जर्म प्लाज्म का सिलेक्शन, क्यों जेनेटिक मटीरियल को प्लांट के स्टडी किया जाता है? ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट के जेनेटिक मटीरियल के पास क्या क्या ऐसे ट्रेट हैं जो उसके जीन्स में अवेलेबल है, ठीक है। भाई हमें पता है अच्छे ट्रेट्स हैं, अगर अच्छी यील्ड देने वाले ट्रेट्स हैं तो डेफिनेटली उस प्लांट को इवैल्यूएट किया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। नाउ जो प्लांट्स होते हैं इनको सेलेक्ट किया जाता है और फाइनली हमने बोला इनकी हाइब्रिडाइजेशन या फिर जो क्रॉसिंग है वो कैरी आउट होता है, ठीक है। नाउ तीसरे केस में, ठीक है, सो दे आर रेडी नाउ फॉर क्रॉसिंग और फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा स्टेप है मेरा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। डिजायरेबल ट्रेट वाले दो प्लांट्स हैं, दोनों को आपस में हाइब्रिडाइज करा के मैंने क्या डेवलप करा? मैंने डेवलप करा एक हाइब्रिड जिसमें डिजायरेबल ट्रेट है। कहाँ से आए हैं वो? उसके पास ट्रेट हैं फ्रॉम बोथ द पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। दोनों पेरेंट प्लांट जो हैं उनके ट्रेट जो हैं वो इस हाइब्रिड के अंदर आए हैं। चौथा स्टेप कहता है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स एंड टेस्टिंग। भाई मैंने बना तो लिया एक इम्प्रूव्ड न्यू प्लांट वैरायटी, लेकिन अब क्या है? प्लांट वैरायटी नई जो सेलेक्टेड इम्प्रूव प्लांट वैरायटी है, बहुत ज़रूरी है कि मैं उसे इवैल्यूएट करूं और ये देखूं कि जो मैं कैरेक्टर उसमें चाहती थी वो आया भी है या नहीं। तो इवैल्यूएट और साथ ही साथ कंडीशंस को मॉनिटर करना पड़ता है कि किस कंडीशन में मेरा जो प्लांट है वो रह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? साइंटिफिक इवैल्यूएशन है, जो डिफरेंट हाइब्रिड प्रोजेनी हमें मिली हैं, ठीक है, क्रॉसिंग के बाद उनका इवैल्यूएशन, ठीक है। प्लांट सुपीरियर, जिस प्लांट के अंदर जो प्लांट सुपीरियर है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, यानी जिस प्लांट में दोनों पेरेंट के ट्रेट्स आए हैं और ऐसे ट्रेट्स आए हैं जो अपने आप में अनूठे हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, मैं उन प्लांट्स को सेलेक्ट करूंगी। जाहिर सी बात है, ठीक है। दूसरा, जो प्लांट्स सेलेक्ट होते हैं उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट भी कराया जाता है। देखो ये वो तरीका है जहां पर हमने पढ़ा है अपने जेनेटिक्स में कि होमोजाइगोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, जब हम सेल्फिंग कर रहे हैं इन सेलेक्टेड प्लांट्स की, ठीक है। नाउ फिफ्थ स्टेप सेज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज। प्लांट को टेस्ट करना और साथ ही साथ इतनी मेहनत जो करी गई है नए वैरायटीज़ को लाने के लिए, किस लिए? ताकि हम उन्हें कमर्शियल बना के मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके। तो दैट इज़ माय फाइनल स्टेप, जहाँ पर नई वैरायटीज़ को प्लांट किया जाता है रिसर्च फील्ड्स में। बहुत सारी डिज़ायरेबल उनके ट्रेट्स देखे जाते हैं, कंडीशंस इवैल्यूएट होती हैं, उन्हें रिकॉर्ड करा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें कितना सॉइल, किस तरह का सॉइल, किस तरह का टेम्परेचर, कितना पानी, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट की जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारी कंट्री को बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया। देखो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं? हर पर्टिकुलर एग्रीकल्चर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट का, ठीक है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है। बेस्ड ऑन दैट आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। अब जो मैंने ये नया वैरायटी बनाया है, आई हैव टू सी कि ये किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए सूटेबल है हमारी कंट्री में, ठीक है। उसी हिसाब से डेफिनेटली फार्मर जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए वो प्लांट है, उस एरिया में जो भी फार्मर है, देन दे कैन सेलेक्ट एंड दे कैन ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर जोन, ठीक है। 2016 में नीट में एक टर्म का यूज किया गया है क्वेश्चन की फॉर्म में, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग कहते हैं हम उस सिस्टम को जहां पे हम रोटेटिंग क्रॉप्स को यूज करते हैं ग्रासेस एंड लेग्यूम्स के साथ टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड द स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इनको जस्ट वी विल गो थ्रू देम, ओके। इट सेज
नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का डैडी कहा जाता है, ठीक है। ये एक रिनाउंड नोबेल लॉरिएट भी हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डेवलप किया था सेमी ड्वार्फ व्हीट को, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हीट ओनली, जिसे सेमी ड्वार्फ व्हीट का नाम दिया गया। सोनालिका और कल्याण सोना, ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये एक व्हीट की वैरायटी है जो कि बहुत हाई यील्डिंग है, प्रोडक्टिविटी हाई देती हैं और डिजीज से रेजिस्टेंस शो करती हैं, जिन्हें 1693 में डेवलप किया गया। क्या नाम है, कल्याण सोना और सोनालिका, ठीक है। नाउ IR18 एंड ताइचुंग नेटिव 1, ठीक है, ये दोनों की दोनों सेमी ड्वार्फ वैरायटीज हैं राइस की। IR8 जो है फिलीपींस के साथ जुड़ी हुई है एंड ताइचुंग नेटिव 1 जो है दैट इज एसोसिएटेड विद ताइवान, ठीक है। ये जो दो वैरायटीज हैं सेमी ड्वार्फ वैरायटीज हैं, ये राइस की हैं। अगर बात हो ही गई है सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस की, इंडिया की बात करें तो जया और रत्ना, देखो नाम कितने अच्छे, हम लोगों को ऐसे ही जुड़ते हुए नाम है, नाम याद करने में भी आसानी रहेगी। खैर सारे नाम अच्छे हैं, एवरी नेम इज ईजी बट यू शुड बी रेडी टू लर्न इट, ठीक है। तो जया और रत्ना कौन है, इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस है, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ मिलेट्स, देखो यहां पर क्या है, जो तुम्हारे मेज ज्वार बाजरा, बेसिकली मिलेट्स हम कहते हैं। देखो मिलेट्स क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जनरली मोस्टली जो हमारी ड्राई कंडीशंस रहती हैं विद कुछ ऑलमोस्ट मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशन में मिलेट्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, दे आर रेफर्ड एज, इन्हें ऑल टुगेदर एज अ ग्रुप इन्हें मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो राइस कह रही हूँ, मेज, ज्वार और बाजरा, ठीक है, ये तीनों को डेवलप किया गया है इंडिया में फॉर बेटर यील्ड, एक हाई यील्ड देने के लिए। और वाटर स्ट्रेस की अगर कंडीशन आ जाए, पानी बहुत कम है, ठीक है, ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इस तरह से हमारे यहाँ पर इन मिलेट्स को ग्रो किया गया है ताकि वो इस तरह की जो स्ट्रेस भरी कंडीशन है, जहाँ पानी बहुत कम है, ठीक है, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल है ऐसा कंडीशन में इन प्लांट्स को ग्रो करना। इंडिया में एग्रीकल्चर नियरली, अगर कंट्री की टोटल जीडीपी को देखो तो एग्रीकल्चर 33% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है और नियरली 62% पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ एक नॉर्थ इंडियन वैरायटी है सैक्रम बारबेरी नाम से, इसको क्रॉस किया गया किसके साथ, सैक्रम ऑफिसिनेरम, जो कि एक साउथ इंडियन वैरायटी है जो साउथ इंडिया में पाई जाती है। इन्होंने एक हाइब्रिड बनाया जिसमें शुगर कंटेंट हाई था, ठीक है, और थिक स्टेम थी और हाई यील्ड वैरायटी थी, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल हाउ क्रॉसिंग कैन लीड टू इम्प्रूव्ड फीचर। फॉर एग्जाम्पल हियर वी सी द अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट राइजेज इन द प्लांट, ठीक है। नाउ प्लांट ब्रीडिंग जो है, बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, बेसिकली दैट पार्ट वी हैव टू लुक एट, क्योंकि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में बहुत सारी, भले ही वो बैक्टीरिया की वजह से हो, फंगस की वजह से हो, वायरसेस की वजह से हो, दे फेस लॉट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। खास करके अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर है तो जनरली जो पैथोजन का अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं फंगल डिजीजेस की बात करूँ तो जैसे रस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, okay, this is one kind of fungal disease. Then red rot of sugarcane and late blight of potato, they are very common diseases that are seen in the plants. Bacterial disease की बात करूँ तो black rot of crucifers. Viral diseases पे जाएं तो tobacco mosaic disease and turnip mosaic जो हैं, they are seen as very important diseases in terms of जो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। अब बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग के रेफरेंस में हम लोग दो तरह की वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कन्वेंशनल टेक्निक्स एंड एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे कुछ म्यूटेशन ब्रीडिंग के भी बारे में। देखो सबसे पहले क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ द जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है, जर्म प्लाज्म जो होता है वो हम प्लांट के जेनेटिक मटीरियल को रेफर करते हैं, ठीक है, जो भी उसके जेनेटिक मटीरियल को रेफर करते हैं प्लांट के, ठीक है।
तो हमारे पास स्क्रीन करेंगे हम जर्म प्लास्ट को किसके लिए, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट सोर्सेज के रिगार्ड में, राइट। तो जेनेटिक जो मटेरियल है उसकी जो स्क्रीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे किनका, जो हमारे सेलेक्टेड प्लांट्स हैं उनका, ठीक है। अब क्या है, जो भी हमारे हाइब्रिड्स बने हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उनको हम इवैल्यूएट करेंगे, ये देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ये हाइब्रिड क्रिएट किए गए थे, आर दे सूटेबल और आर दे शोइंग साइन ऑफ दैट ट्रेट और नॉट, ठीक है। तीसरा, जो भी नई वैरायटी आई है, देखो किसी भी तरह से पब्लिक यूज रिलीज के लिए या इवन साइंटिफिक वर्क के लिए, ठीक है, इंटेंसिव टेस्टिंग की जाती है जो भी वैरायटीज को डेवलप किया जाता है, ठीक है, प्लांट वैरायटीज को। अब क्या है, लेस नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं, देखो डिजीज को रेजिस्ट करने वाले जो जीन्स हैं जनरली बहुत कम नंबर में हमें ऑब्टेन किए जाते हैं, हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, अगर हम इन कन्वेंशनल टेक्निक्स जो हैं इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग को देखते हैं। देखो म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है, बेसिकली म्यूटेशन को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, जहां पर कुछ जीन्स में या जीन्स के सीक्वेंस में चेंज किए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। किसकी मदद से, हमें पता है जो हमारे गामा रेडिएशन है, दे आर एबल टू कैरी आउट म्यूटेशंस, या कुछ ऐसे केमिकल हैं जिन्हें हम म्यूटाजेन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि म्यूटेशंस जो हैं उन्हें कैरी आउट कराने में सक्षम है प्लांट के अंदर। म्यूटेशन की बदौलत क्या होता है कि हमें पता है म्यूटेशन क्या है, मेरा एडिशन है या डिलीशन है या मेरा फ्रेम शिफ्ट, जो मेरे सीक्वेंसेस में जो भी चेंज है म्यूटेशन केपेबल है चेंज करने के लिए। तो तुम्हारे जेनेटिक जो भी प्लांट है उसके जेनेटिक मटेरियल, तुम्हारा जो प्लांट है उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया म्यूटेशन की वजह से। अब इसी म्यूटेशन को डिजीज की फॉर्म में ना देख के किसी अच्छे ट्रेट के डेवलपमेंट के लिए देखो, ठीक है, म्यूटेशन ऐसे आया जिसने प्लांट को बेनिफिट करा, ठीक है। तो म्यूटेशन ने क्या क्रिएट करा, प्लांट के अंदर कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स को क्रिएट करा। अब म्यूटेटेड प्लांट्स जो हैं, जाहिर सी बात है एक डिजायरेबल ट्रेट देने वाले, शो करने वाले जो प्लांट्स हैं वो मिल गए हैं, तो अब आगे उन्हें सेलेक्ट करके फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी क्रॉप वैरायटीज को देखते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस, बेसिकली वी आर एबल टू गेट दोज क्रॉप वैरायटीज जो डिजीज रेजिस्टेंस को शो करती हैं, जिन्हें कन्वेंशनल मेथड की मदद से डेवलप किया गया है। सबसे पहले वैरायटी देखिए हिमगिरी, देखो ये वीट की वैरायटी है, ये किस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाती है, लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल बंट, ठीक है। ब्रासिका को देखें तो पूसा स्वर्णिम नाम से जो है, जिसका कॉमन नेम करण राय नाम से भी है, ये वाइट रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाती है। कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, ठीक है, ये दो डिफरेंट वैरायटीज हैं कॉलीफ्लावर की, जो कि रेस्पेक्टिवली ब्लैक रॉट एंड कर्ल और स्नोबॉल जो है वैरायटी वो ब्लाइट ब्लैक रॉट के केस में काफ़ी डिजीज से रेजिस्टेंस को, डिजीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको शो करती हुई पाई गई। ऐसे ही जो काओ पी है पूसा कोमल नाम से, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वैरायटी हैज शोन लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। रही बात इन मिर्चों की, ठीक है, पूसा सदाबहार नाम से जो वैरायटी थी उसने 3 डिफरेंट तरह के जो आपके लीफ कर्ल, टोबैको मोजाइक और चिली मोजाइक वायरसेस जो हैं, बेसिकली इन 3 कंडीशंस को कॉज करने वाली, जो चिली मोजाइक वायरस का इन्फेक्शन कॉज करने वाली है, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल के साथ जो जुड़ी हुई हैं, तीनों के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस शो करा। अब मूंग बीन को डेवलप किया गया किसके अगेंस्ट, येलो मोजाइक वायरस और पॉडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने के लिए। ना केवल मूंग बीन को, भिंडी अवर ऑल टाइम फेवरेट वेजिटेबल, ठीक है, उसको भी डेवलप किया गया किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने के लिए, येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने के लिए। एक बिल्कुल ही नए तरह की वैरायटी डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया परभानी क्रांति, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे गए, ठीक है, जो क्रॉप के साथ जुड़े हुए थे, उस क्रॉप के साथ जुड़े हुए थे जो रेजिस्टेंस दिखा रही थी कुछ पर्टिकुलर तुम्हारे वर्म्स या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस में, ठीक है। कॉटन और वीट में देखा गया जैसिड्स कॉटन के केस में और सीरियल लीफ बीटल वीट के केस में, ठीक है, जो क्रॉप थी दैट वाज शोइंग रेजिस्टेंस टू देम। नाउ वीट के केस में जब सॉफ्ट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट था
इस ऐसे व्हीट प्लांट के अंदर जनरली सॉलिड स्टेम्स को देखा गया, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में कॉटन को देखो, जो कि बेसिकली बॉल वॉर्म्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। बेसिकली इस तरह की वैरायटी में स्मूथ लीव्स और नेक्टरलेस, जिसमें नेक्टर एब्सेंट था और बड़े ही स्मूथ लीव्स थे, ठीक है। प्लांट की जो वैरायटी थी उसका एक ट्रेट है ये, ठीक है, वो उसमें प्लांट वैरायटी में देखा गया। हाई एस्पार्टेट, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट दिखाने वाले जो मेज थे, बेसिकली उन्होंने रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट शो करी? स्टेम बोरर्स के अगेंस्ट शो करी। तो देखो, ना केवल रेजिस्टेंस है क्रॉप का, उसके पास स्पेसिफाइड फीचर्स हैं। और पहले हमने देखा कन्वेंशनल मेथड की मदद से हमारे पास उन वैरायटीज के वी हैव देयर कॉमन नेम्स ऑल्सो दैट इज गिवन, जिन नामों से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। अब जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जो भी वैरायटीज हैं, जो भी क्रॉप है, देखो जेनेटिक मटेरियल अल्टीमेटली क्या है? द आइडिया इज टू कलेक्ट देयर जीन्स, उन जीन्स को पढ़ा जाए, ठीक है। उन जीन्स के बारे में डिटेल देखा जाए कि कौन से जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिव हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, किस पर्टिकुलर, भले ही फंगस के अगेंस्ट हो, भले ही इंसेक्ट के अगेंस्ट हो, भले ही बॉल वॉर्म के, किसी के भी अगेंस्ट हो, ठीक है, डिजीज के रेजिस्टेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए। दूसरा, जो वैरायटीज या प्लांट डेवलप किए जाते हैं उनको फर्दर टेस्टिंग किया जाता है, जो भी उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस से जुड़े हुए ट्रेट हैं उनको फर्दर स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब कुछ क्रॉप वैरायटी हम कहते हैं इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाती हैं। कौन सी क्रॉप्स हैं? सबसे पहले है मेरी ब्रासिका, जिसकी कौन सी वैरायटी है? पूसा गौरव, ठीक है। बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से ये जो है ये रेजिस्टेंस शो करती है एफिड्स के अगेंस्ट, ठीक है। फ्लैट बीन्स को देखें तो उसकी दो वैरायटी है, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, ठीक है। जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो शो किया जाता है इस पर्टिकुलर वैरायटी के द्वारा, ठीक है। भिंडिया, जिसे ओकरा नाम से भी जाते हैं, पूसा सवानी और पूसा A4, ठीक है। दो वैरायटी हैं भिंडी की, जो शूट एंड फ्रूट बोरर्स हैं उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो देखा गया इन पर्टिकुलर वैरायटीज के अंदर। अब भाई प्लांट ब्रीडिंग हो रही है, यील्ड इंप्रूव हो रही है, खाना इंप्रूव हो रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा है। देखो, खाना जो एग्रीकल्चर की मदद से जनरेट हो रहा है, अल्टीमेटली उस खाने का टारगेट क्या है कि मुझ तक या लोगों तक, ठीक है, हम तक न्यूट्रिशन अच्छा पहुंचे, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम बायो फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। देखो क्या होता है, कई बार प्लांट से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, दे कैन लैक इन सम काइंड ऑफ, मे बी कोई एक विटामिन है जो कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो थोड़ा कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को ऊपर से ऐड किया जाता है, ठीक है, दे आर एडेड in a way that they can increase the value of nutrient entirely in my food, ठीक है। Now what happens, basically it is a method of improving plant nutrients, ठीक है, that is increasing in their mineral, vitamin, protein या healthy fat content, ठीक है। तो additionally those nutrients are उनकी improvement की जाती है basically plant के अंदर। For example, देखो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, पहले तो कई लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अ रियली सैड थिंग, एंड यदि खाना मिल भी रहा है तो जो परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है दैट इज़ वेरी लेस इन दैट फूड, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम बायो फोर्टिफिकेशन को पिक्चर में लाते हैं, बायो क्या जनरेट करते हैं? बायो फोर्टिफाइड क्रॉप जनरेट करते हैं। तो न केवल हम एक एनरिच्ड न्यूट्रिएंट क्रॉप बनाएंगे, at the same time we can provide a good amount of nutrition, अच्छा न्यूट्रिशनल खाना we can provide to the people, ठीक है। भाई न्यूट्रिशन सबकी ज़रूरत है, it is required for everyone, so let's make it available, let's go forward bio fortified crop के मदद से, ठीक है। देखो मेज़ के अंदर इस तरह के बायो फोर्टिफिकेशन को कैरी आउट करके मेज़ के कुछ हाइब्रिड्स बनाए गए। जब हाइब्रिड्स बनाए गए, इनमें ये देखा गया अमाइनो एसिड जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफैन था, इनका जो अमाउंट था डबल द अमाउंट प्रेजेंट था जो नॉर्मल वैरायटी के अंदर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट था, ठीक है। ऐसे ही एटलस 66 नाम से जो व्हीट है, जब इसे डेवलप किया गया, हाई प्रोटीन कंटेंट इसमें इम्प्रूव करके ऐड किया गया। स्पिनैक, कैरेट्स और पम्पकिन, दिल्ली में जो IARI प्रेजेंट है, उन्होंने उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन जो है
दैट इज़ प्रेजेंट, जिसमें विटामिन ए वॉज इन एक्सेस। कुछ राइस हाइब्रिड्स के अंदर आयरन को ऑलमोस्ट 5 टाइम कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाया गया। ऐसे ही जो बिटर गॉर्ड है, जिसे हम करेला भी कहते हैं, बथुआ है, मस्टर्ड है, टोमेटो है, विटामिन सी को बायोफोर्टिफिकेशन की मदद से, ठीक है, इम्प्रूव्ड अमाउंट ऑफ विटामिन सी इनके अंदर पाया गया। कुछ बथुए और पालक की, स्पिनाक की जो वैरायटी है, उनके अंदर आयरन और कैल्शियम अधिक मात्रा में देखा गया, ठीक है। और कई ऐसी बीन्स हैं जिनको हाईली प्रोटीन रिच बनाया गया, सो दैट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैन गो जब उन बीन्स को कंज्यूम किया जाएगा। अब बायोफोर्टिफिकेशन किस तरह से मदद कर सकती है? देखो, खाने में मिनरल का और न्यूट्रिएंट, खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है वो बढ़ा देना। हमने देखा प्रोटीन के कंटेंट और क्वालिटी को भी बढ़ा दिया, ठीक है। हमने देखा तीसरा ऑयल जो है, ठीक है, तो हमने देखे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बढ़ाए, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाया, ऑयल का कंटेंट बढ़ाया और विटामिन का खाने का कंटेंट बढ़ाया, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल देखें तो जितना मेरा एक न्यूट्रिशनल या बैलेंस डाइट में जो जो मुझे रिक्वायर्ड है, वो सारा ही मैं बायोफोर्टिफिकेशन की मदद से गेन कर सकती हूँ, ठीक है। अब खाने में सिंगल सेल प्रोटीन अगर प्रयोग किया जाए, कई बार क्या होता है, देखो बहुत सारी हमारी जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो मेल न्यूट्रिशन या हंगर से सफ़र कर रहा है। अगर हम कुछ सिंगल सेल प्रोटीन को, ठीक है, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से अगर हम डेराइव कर सकते हैं, कुछ माइक्रोब से अगर हम डेराइव कर सकते हैं ऐसे प्रोटीन, कैसे प्रोटीन? सिंगल सेल जैसे प्रोटीन, ठीक है, माइक्रोब्स को ग्रो करके उनसे सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारी जो न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन है, इट कैन सर्व एज अ वेरी गुड सोर्स फॉर द प्रोटीन। अब देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन है क्या। देखो, सिंगल सेल प्रोटीन में क्या होता है, इंडस्ट्री के लेवल पर, क्योंकि हमें पता है माइक्रोब्स जो है बहुत अच्छे प्रोटीन का सोर्स बन सकते हैं, ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन या हम SCP भी बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ब्लू ग्रीन algae है, स्पिरुलिना जैसी, जो कि प्रोटीन, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ऑलमोस्ट देखो तो तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट्स स्पिरुलिना कवर करती है, ठीक है। तो स्पिरुलिना को अगर कंज्यूम किया जाए तो हमारे पास ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इट कैन बी प्रूव्ड एज अ डायरेक्ट सोर्स इन सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही स्पिरुलिना को देखो आराम से कोई भी, सपोज जैसे माना पोटैटो के चिप्स बनाने वाली कोई कंपनी है, ठीक है, तो जो भी पोटैटो का रॉ मटेरियल वेस्ट है, ठीक है, या स्टार्च रिच जो भी तुम्हारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रॉज हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारा मोलासेस हैं, बहुत सारे ऐसे, इवन मैन्योर और सीवेज को भी यूज़ करके, ठीक है, तुम स्पिरुलिना को बड़े आराम से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और ना केवल ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो आसानी से ग्रो किया जा सकता है, जो बहुत अच्छी मेरी सिंगल सेल प्रोटीन की तरह से कंज्यूम की जा सकती है। तो क्यों ना ऐसे और सोर्सेज ढूंढे जाएं। बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज अवेलेबल है जो सिंगल सेल प्रोटीन का लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सबसे पहला साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है स्पिरुलिना, ठीक है, ये तो हमने देखा। इसके अलावा क्लोरेला है, हमारा बैक्टीरिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, हमारे पास यीस्ट है कैंडिडा यूटिलिस नाम से, हमारे पास फंगस भी है फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम नाम से, ठीक है। तो इस तरह के जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं, ना केवल ये प्रोटीन में बड़े रिच होते हैं, ये बहुत सारी जो तुम्हारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ये भी एक तरह के खाने का सोर्स है, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीवेज वाटर में भी हम इसे ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो सीवेज के को एज अ ग्रोथ मीडियम भी इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ ये पोल्यूशन को भी कम करने में मदद करते हैं। बहुत सी लैबोरेटरीज में बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट अब तो जो ये सिंगल सेल प्रोटीन है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा इनका बेनिफिट है वो है विटामिन B12 के नाम पे। देखो विटामिन B12 जनरली जो तुम्हारे प्लांट रिलेटेड फूड्स हैं, ठीक है, उसमें इसका कुछ हद तक अभाव रहता है विटामिन B12 का। तो इस तरह का सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो विटामिन B12 के प्रोविजन के लिए भी इम्पॉर्टेंट तरीके से काम करता है। अब
टिश्यू कल्चर पे आते हैं। लास्ट बड़ा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। देखो टिश्यू कल्चर में से बहुत सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन के अंदर से एमसीक्यूज, अभी हम 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने वाले हैं टिश्यू कल्चर में से, जिनमें से एक्सीलेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, मैं कहती हूं किसी भी लेवल का एमसीक्यू आ जाए आप लोग उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, ठीक है। देखो टिश्यू कल्चर में क्या है, नाम से पता चल रहा है किसको कल्चर कर रही हूं मैं लैब में, मैं टिश्यूज को कल्चर कर रही हूं। टिश्यूज क्या है, दे आर माई ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स या प्लांट के टिश्यूज, या इवन इट कैन गो अप टू अ हायर लेवल, ठीक है, ऑर्गन्स को भी जहां इन्वॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। एक कल्चर मीडियम के अंदर लैब में कुछ डिफाइंड कंडीशन के अंदर मैं सेल्स या टिश्यूज को ग्रो करती हूं। नाउ एसेप्टिक कंडीशन में हम लोग बोलते हैं पूरा रखरखाव करा जाता है प्रॉपर्ली, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या किसी भी चीज़ का स्प्रेड ना हो। बहुत केयरफुल कंडीशंस में, टेम्परेचर की, लाइट की, अंडर मेनी कंडीशंस डिफरेंट केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड, डिफरेंट मीडिया यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिनमें ग्रो किया जाता है टिश्यूज़ को, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही पोटेंट तरीका है क्या बनाने का, तुम्हारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाने का, जो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट के जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट जो बिल्कुल पेरेंट जैसे लगते हैं बनाने में एक्सट्रीम हेल्प मिलती है टिश्यू कल्चर की मदद से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेफिनेशंस देखनी है। सबसे पहला डेफिनेशन हम देखेंगे एक्सप्लांट का। देखो एक्सप्लांट क्या होता है, ये प्लांट का कोई भी पार्ट है, ठीक है, जिससे मैं एक एंटायर प्लांट को जेनरेट कर सकती हूँ, ठीक है। कब, मेरे लैब कंडीशंस के अंदर, ठीक है। किसमें, लैब में, जो टेस्ट ट्यूब या जो टेस्टिंग प्लेट्स हैं उनमें मैं ग्रो कर सकती हूँ एक छोटे से प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरे एंटायर अपने प्लांट को, ठीक है। जनरली टेस्ट ट्यूब्स या टेस्टिंग प्लेट्स रहती हैं लैबोरेटरी में, और इस तरह से प्लांट के किसी एक पार्ट से एक एंटायर प्लांट को जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो जिस पार्ट से जनरेट किया जाता है उस पार्ट को हम एक्सप्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ टोटीपोटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो टोटीपोटेंसी में क्या होता है, टोटीपोटेंसी के अंदर अब ये जो एक्सप्लांट है इसको मैं यूज करती हूँ, ठीक है। मेरा एक्सप्लांट जो होता है, ठीक है, इस एक्सप्लांट को मैं एक पूरे कंप्लीट प्लांट में ग्रो करती हूँ, ठीक है। अब ये एक्सप्लांट क्या था, ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट था, बहुत ही छोटा सा पार्ट था जिससे मैंने पूरे प्लांट को बना लिया। ऐसा क्या खास था इस छोटे पार्ट में जिससे एक कंप्लीट प्लांट बन गया। देखो टोटीपोटेंसी उस कैपेसिटी को कहते हैं, किसकी, सेल्स की उस कैपेसिटी को कहते हैं दैट, ठीक है। एक्सप्लांट तो पार्ट, प्लांट का छोटा, बहुत छोटा पार्ट है जिससे पूरा प्लांट बनाया। जिस कैपेसिटी की मदद से एक छोटे से पार्ट से एक एंटायर प्लांट बन जाए, ठीक है। टोटीपोटेंसी क्या है, टोटीपोटेंसी इज माय कैपेसिटी, इट इज अ प्रोसेस विच शोज द कैपेसिटी, ठीक है, हाउ फ्रॉम एन एक्सप्लांट द एंटायर प्लांट कैन फॉर्म। एक एक्सप्लांट से कैसे पूरा प्लांट बन सकता है, ये कैपेसिटी एक थोड़े से बहुत छोटे से पार्ट के प्लांट की, ठीक है, एबिलिटी, जिससे मैं एक पूरा प्लांट बना लूंगी, उससे मैं उस पर्टिकुलर पार्ट की सेल्स के रेफरेंस में टोटीपोटेंसी कहूंगी, ठीक है। क्या कहती है डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ एन एक्सप्लांट टू जनरेट अ कंप्लीट न्यू डिफरेंट प्लांट, ठीक है, उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। अब आ जाओ माइक्रो प्रोपगेशन पे। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, माइक्रो मीन्स दैट इज स्मॉल इन साइज, ठीक है, एंड प्रोपगेशन मीन्स इन अ लार्ज वे आई एम एबल टू प्रोपगेट, फैलाना जिसे कहते हैं, ठीक है। किस चीज़ के फैलावे की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, टेक्निक है प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ प्लांट। तो किसका फैलावा है भाई, खूब सारे मेरे प्लांट्स की ग्रोथ है, न्यूमरस प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। कैसे, एक छोटे से पीरियड के अंदर, किसकी मदद से भाई, हम टिश्यू कल्चर ही तो पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू कल्चर की मदद से एक बहुत छोटे टाइम के अंदर, ठीक है, मैं खूब सारे प्लांट्स ग्रो करती हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं ऐसी टेक्निक को,
माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। प्रोपगेट करना, खूब फैलाना प्लांट्स को छोटे से टाइम के दौरान, किसकी मदद से? टिश्यू कल्चर की मदद से। ठीक है, टिश्यू कल्चर मेरी मदद करेगा छोटे टाइम में खूब सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में। तीसरा, सोमैटिक हाइब्रिड्स। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो प्रोटोप्लास्ट शब्द समझो। प्रोटोप्लास्ट का मतलब है व्हेन वी टेक आउट द सेल वॉल, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, वी से दैट्स द प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने सोमैटिक सेल्स लिए, ठीक है, और हमने इन्हें आपस में फ्यूज कर दिया। ठीक है, सोमैटिक सेल बेसिक जो बॉडी के सेल्स हैं, आई मीन अदर देन द गोनाडल सेल्स, हमने नॉर्मल बेसिक जो बॉडी सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हमने लिए। ठीक है, हमने इनको आपस में फ्यूज कर दिया। ठीक है, फ्यूज करने की बदौलत जो हमने इन दो सेल्स को एक प्रोसेस के थ्रू अंडरग्रो किया, जिसे हमने कहा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है, दो डिफरेंट सोमैटिक सेल्स लिए जाते हैं, दोनों को आपस में फ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, इनके प्रोटोप्लास्ट को। ठीक है, ठीक है, सो व्हाट द प्रोसेस सेज, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सोमैटिक सेल्स टू फॉर्म सोमैटिक हाइब्रिड्स। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, इस एंटायर प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखो होता क्या है, सेल वॉल को रिमूव किया जाता है क्योंकि हमें प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। तो हम जनरली, क्योंकि प्लांट सेल में बेसिकली सेल्यूलोज जो है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द कॉम्पोजिशन, तो हम सेल्यूलेज नाम के एंजाइम का प्रयोग करते हैं ताकि हम जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करा सके। किसके लिए? ताकि आगे हमारे सेल्स जो हैं वो बेसिकली सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर गो थ्रू हो सके। ठीक है, सोमा क्लोन्स की बात करूं, मैंने प्लांट्स को किसकी मदद से ग्रो कराया? टिश्यू कल्चर की ग्रोथ से मदद कराया, ग्रो कराया। ठीक है, क्या हुआ? पेरेंट जैसे दिखने वाले जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मुझे मिले। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने प्लांट्स को ग्रो कराया टिश्यू कल्चर की मदद से। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर की मदद से हमने एक सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि मैं पेरेंट जैसे जेनेटिकली सिमिलर जो ऑफस्प्रिंग प्लांट हैं उनको डेवलप करा सकती हूँ। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, दे वर द ओरिजिनल प्लांट, उन्हीं के जैसे सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन वाले प्लांट्स मैंने डेवलप कराए। ठीक है, इन प्लांट्स को मैं सोमा क्लोन्स कह देती हूँ क्योंकि बेसिकली दे आर जेनेटिकली सेम एज देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली सोमा क्लोन्स हैं। ठीक है, चलते चलते एक प्रोसेस देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये माइक्रो प्रोपगेशन का एक तरीका है जहां पर जो प्लांट एम्ब्रियोज हैं उनको हम डेवलप करते हैं किससे? सोमैटिक सेल की मदद से। ठीक है, सोमैटिक सेल की मदद से प्लांट एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब टिश्यू कल्चर के लिए कुछ कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। हमें एक ऐसे ग्रोथ मीडियम चाहिए जिसमें मेरे सेल्स जो टिश्यू कल्चर के हैं वो ग्रो कर सकें। ठीक है, उनको भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, भाई उन्हें भी सोर्स ऑफ कार्बन चाहिए, सुक्रोज चाहिए, सॉल्ट्स चाहिए, विटामिन, अमीनो एसिड, बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं टिश्यू कल्चर की मदद से, जैसे टोमेटो है, बनाना है, एप्पल्स है, जिन्हें टिश्यू कल्चर की मदद से ग्रो किया गया है, खास करके मेरी स्टेम्स का प्रयोग करके। और सबसे अच्छी बात है, टिश्यू कल्चर की मदद से हम वायरस फ्री या किसी भी तरह का कोई जो डिजीज फ्री, क्योंकि हम कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर टिश्यू कल्चर को कैरी आउट कराते हैं, सो वी आर एबल टू जनरेट डिजीज फ्री जो हमारे प्लांट्स हैं, वी आर एबल टू जनरेट देम विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, नाउ पोमैटो जो है, पोमैटो एक तरह का सोमैटिक हाइब्रिड है। ठीक है, जिसे टोमेटो और पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके बनाया गया है। ठीक है, तो जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन दोनों के जो टोमेटो और पोटैटो हैं, इसकी बहुत सारे ट्रेट्स या प्रॉपर्टीज पोमैटो में पाए जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है सोमैटिक हाइब्रिड बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और इसी वजह से जो इस तरह का हाइब्रिड बनाने की जो रिक्वायरमेंट है उसको कमर्शियलाइज नहीं करा गया, मार्केट में नहीं लाया गया, बिकॉज जो डिज़ायरेबल ट्रेट उसके अंदर दोनों पोटैटो या टोमेटो से आने थे, दैट हैव नॉट कम। ठीक है, सो विद दिस वी एंड विद योर चैप्टर
रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज इन फूड प्रोडक्शन। सिंपल चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, ठीक है। ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन एंड कीप रीडिंग। बाय बाय।